नमस्कार दोस्तों, स्टडी 91 पर आप सबका स्वागत अभिनंदन है। एकदम शानदार तरीके से फटाफट जल्दी से आज आ जाइए। आज महामैराथन क्लास में जितना पिछले क्लास में आप सबको पढ़ाया गया है उसी से संबंधित आज दिन आपका है और जवाब आप दोगे, ठीक ना। आज जवाब और व्याख्या देने की मेरी जरूरत नहीं, आप लोगों का आज मैं सिर्फ जवाब देखूंगा कि कितने लोगों का जवाब सही है और खूब शानदार तरीके से मुस्कुराने के लिए आज देखूंगा कि कितने लोग सही जवाब देते हैं। जो पर डे पढ़ रहे हैं वो लोगों में से कितने लोग, क्योंकि नाम तो आप सबका डिस्प्ले होता ही रहेगा। तो आइए जबरदस्त तरीके से शानदार आपको जो है कि श्रृंखला लेकर आया हूं और इसमें आप सबकी मांग होती है कि संडे को जितना सर पढ़ाए रहते उतना मैराथन दे दिया करिए। तो एकदम बिल्कुल जल्दी से आप सब लाइव आ जाइए और फटाफट आप सबको जो चीजें हैं मिल जाएंगी, ठीक ना। तो आइए जल्दी से हम सब एक महत्वपूर्ण श्रृंखला की ओर चलते हैं जिसमें आपको 100 प्रश्न, जितने एकदम महत्वपूर्ण जो परीक्षाओं में ज्यादातर आशातीत हैं कि आएंगे, आगे एग्जाम में आए हुए हैं, उन्हीं प्रश्नों को रखा गया है, ठीक। तो आइए बिना बात किए हुए हम लोग बातें करते हैं कि लखनऊ महानगर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए। यानी लखनऊ महानगर के संबंध में हम लोग बातें करते हैं। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में नवाब आसिफुद्दौला ने नगर को नियोजित तरीके से विकसित किया था। क्या ये सही है? ठीक ना। ये देखिए, और आपको जो है कि दूसरी प्रमुख बातों में आइए देखिए कि ब्रिटिश काल में सर हारकोट बटलर ने इसके सुसंगठित विकास पर विशेष ध्यान दिया। या महानगर की कुल भूमि के 23% भाग पर रिहायशी क्षेत्र पाया जाता है, यानी वहां लोग निवास करते हैं। ये बातें आप सबसे पूछी गई है। तब आप इसका सवाल का जवाब क्या देंगे? अरे बाप रे बाप, इसमें कूट भी दिया हुआ है। केवल दो, एक और दो दोनों, 2 और 3 और 1, 2 और 3। जल्दी से फटाफट आप लोग जल्दी से जवाब दीजिए, एकदम जल्दी से जवाब दीजिए। आप सबका स्क्रीन पटल पर जल्दी से जवाब आना चाहिए। आ चला है जवाब, किसी ने दिया आपको चौथा, चलिए अच्छा 2 भी आ गया, अच्छा 1 भी आ गया, ओफो 3 भी आ गया, चलिए आ गया जवाब सबका। तो जवाब आप देंगे और देखूंगा मैं, जवाब देना आपका काम है, देखना मेरा काम है। आज बहुत व्याख्या आप सबको नहीं बताने वाला हूं, ठीक ना। एकदम बिल्कुल सही बात है यार। ये आसिफुद्दौला जो है इसी ने तो आपको बड़ा इमाम, छोटा इमाम, इमाम बाड़ा है ना, आपको बड़ा इमाम बाड़ा, छोटा इमाम बाड़ा, ये सब तो यही आसिफुद्दौला के द्वारा ही विकसित कराया गया है ताजिया को रखने के लिए। और आज भी तो इस तरह से यदि आप देखोगे, और सर हारकोट बटलर के द्वारा इसका सुसंगठित तरीके से विकास वास्तव में किया गया है। तो आइए इस तरह प्रश्न का जवाब आपको 1 और 2 जल्दी से आप सबका जवाब आया। इन सब में जिसका दूसरा ऑप्शन सही है वे सारे लोगों का जवाब सही है, ठीक ना। बाकी अपना अपना समझते रहिए, जानते रहिए कि किस तरह से आप सबने जवाब दिया है और क्या सीखा है। चलिए दूसरा ही प्रश्न आया कि भारत में मेंथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? ये आपको ग्रामीण भारत में इससे संबंधित प्रश्न। मोथा जानते होंगे, मोथा, मेंथा उसी को बोलते हैं, ठीक ना। मेंथा तेल गांव में खूब उपार के घरों में, आंगनों में, दरवाजों पर उगाता है और नीचे जड़ी, लेकिन बहुत ही आयुर्वेदिक तरीके से बहुत फायदेमंद है मेंथा, ठीक ना। इसमें उत्तर प्रदेश, अकेले उत्तर प्रदेश कितना प्रतिशत जो है उत्पादित करता है? 60%, 85%, 75% या 90%? तब आप जवाब दीजिएगा कि उत्तर प्रदेश आपको मेंथा तेल के उत्पादन में अकेले पूरे भारत में 85% का उत्पादन करता है, ठीक ना। कितना? 85% तेल का उत्पादन अकेले उत्तर प्रदेश के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, आल्हा एक लोकप्रिय संगीत है जो किस क्षेत्र में गाया जाता है? अच्छा, ये आल्हा उदल 2 भाई थे ना, इनकी हत्या आपको पृथ्वीराज चौहान के द्वारा किया जाता है, ठीक। तब आप देखिए आलाखंड कहाँ, तो ये बुंदेलखंड के रहने वाले थे और बुंदेलखंड में
आल्हा आज भी गाया जाता है। यूट्यूब पे जाइएगा और आल्हा डालिएगा, खूब आल्हा, जैसे पूर्वी भारत में बिरहा, पूर्वी भारत में बिरहा गाया जाता है। बिरहा पूर्वांचल में खूब, बिहार और आपको पूर्वांचल में मिर्जापुर, बनारस, सोनभद्र, जौनपुर, इन सब जगहों में बिरहा खूब गाया जाता है। यादव जो लोग जो हैं ये बिरहा खूब गाते हैं, ठीक ना। तो वैसे ही आप जब जाओगे बुंदेलखंड में तो आल्हा खंड खूब गाया जाता है। क्या गाया जाता है? आल्हा खंड बुंदेलखंड में आपको जबरदस्त तरीके से गाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, महाकुंभ मेला प्रायः कितने वर्षों पर आयोजित किया जाता है? तो महाकुंभ मेला प्रायः कितने वर्षों पर आयोजित, महाकुंभ की बातें कर रहा है, कुंभ नहीं, महाकुंभ या अर्धकुंभ। तब महाकुंभ जो है ये 12 वर्ष पर आयोजित किया जाता है। कितने? 12 वर्ष पर महाकुंभ आयोजित किया जाता है। ये जवाब तो सबका सही है। और अर्धकुंभ, अर्ध का मतलब इसका आधा कर दीजिएगा, अर्धकुंभ जो है ये कितने वर्ष पर? तो 6 वर्ष पर अर्धकुंभ आयोजित किया जाता है। भारत में वैसे आप सबको मैंने बताया है कि 4 स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। पहला हरिद्वार में, हरिद्वार में किस नदी के तट पर? तो गंगा जी के तट पर आपको हरिद्वार में। दूसरा आपको प्रयागराज में, प्रयागराज में गंगा यमुना और आपको जो है सरस्वती के संगम में आपको प्रयागराज में आयोजित किया जाता है, ठीक ना। आपको जब पूछे कि तीसरा उज्जैन में, उज्जैन में कौन सा? आपको तो क्षिप्रा नदी के तट पर उज्जैन में आयोजित किया जाता है। और फिर नासिक में आपको आयोजित किया जाता है और गोदावरी नदी के तट पर, गोदावरी के तट पर आपको नासिक में आयोजित किया जाता है। इस तरह से आप सबने देखा कि ये महत्वपूर्ण बातें ये आपको कुल 12। वैसे कुंभ का, आधुनिक कुंभ के का पहले प्राचीन काल में तो कुंभ मेला होता ही था, लेकिन आधुनिक काल में कुंभ मेले का आयोजन जो है ये किसके द्वारा प्रारंभ किया जाता है? तो हर्षवर्धन के द्वारा, हर्षवर्धन के द्वारा कुंभ मेले का आयोजन जो है ये पुनः प्रारंभ किया जाता है, ठीक। ये विश्व का सबसे बड़ा मेला माना जाता है, ठीक ना। विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक एवं सांस्कृतिक मेला, ठीक ना, धार्मिक एवं सांस्कृतिक मेला माना जाता है, ठीक। ये आप याद किए रहेगा, सबसे ज्यादा आबादी कुंभ मेले में आती है। चलिए नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश में सुरमा उद्योग, आंख में सुरमा लगा के, हाँ गाना है ना। वैसे मैं गाना गाऊंगा नहीं, चूंकि गाना गाऊंगा तो बड़ा आप सबको दिक्कतें हो जाते हैं, ठीक। तो सुरमा उद्योग आपको कहाँ सबसे ज्यादा है? तो बरेली में झुमका गिरा रे, याद है ना, बरेली के बाजार में। तब ये आपको जो है बरेली में ही नैनों में सुरमा और कजरा जितना है सब लगा लीजिए। वाराणसी में क्या है? तो हथकरघा, हथकरघा, करघा उद्योग जो है, हथकरघा उद्योग यहाँ पे आपको सबसे। और मुरादाबाद में आपको पीतल उद्योग, पीतल उद्योग मुरादाबाद जो है प्रसिद्ध है। और प्रयागराज में आपको जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो प्रयागराज में आपको जो वायर उद्योग के लिए ये प्रसिद्ध माना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, आइए अगले प्रश्न में, उत्तर प्रदेश की कौन सी निम्नलिखित जनजाति दिवाली के रूप में, शोक के रूप में दिवाली को मनाती है? 1000 बार बउआ कराए हैं और गलती अब ना करिएगा, ठीक ना। और गलती किए तो वो एक गाड़ी पे लिखा रहता है ना, हम लोग गाड़ी से चलते हैं, आज मस्ती का दिन है तो मस्ती लेते हैं, गाड़ी पे चलते हैं तो पीछे ट्रक व्रक पे क्या लिखता है? सटला त गैला बेटा, ठीक ना। तो वैसे ही गलती कैला त गैला बेटा, आवा देखा, ठीक ना। तो ये आपको थारू जनजाति, ये थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर क्षेत्र में सबसे ज्यादा, ठीक ना। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, गोरखपुर के आसपास के क्षेत्र में थारू जनजाति
बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। वैसे थारू का मूल निवास स्थान जो है हिमालय की तराई क्षेत्र है। हिमालय की तराई, ये भी जवाब कई बार परीक्षा में पूछा है, राज्य ने देकर स्थान दे दिया है, तो हिमालय की तराई क्षेत्र में ये ज्यादा पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं, फिर आपको उत्तराखंड में पाए जाते हैं, ठीक ना, और फिर ये बिहार में पाए जाते हैं। लगभग इनका 1.25 लाख के लगभग उत्तर प्रदेश में, 90-95 लाख हजार जो है ये आपको उत्तराखंड में, और 80-85 हजार बिहार के क्षेत्र में ये पाए जाते हैं, जो दिवाली के को शोक के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट देखिए, भारत एवं एशिया का प्रथम डॉल्फिन, एकदम भैया ये आपको डॉल्फिन क्या है, भारत का जलीय जीव, ठीक ना, भारत का जलीय जीव, जलीय जीव डॉल्फिन स्विस, इसे आपको जो है इलाहाबाद से लेकर ये आपको पटना क्या कलकत्ता के बीच में ये इलाहाबाद का चुनार का क्षेत्र बहुत ज्यादा पाया जाता है। कभी कभी गंगा के किनारे के आप सब में से कोई होगा तो देखिएगा पानी, गंगा का पानी एकाएक ऊपर आता है, ठीक ना, जब ऊपर आता है कोई जीव ऐसे ऊपर की ओर आता है तो वही डॉल्फिन है। डॉल्फिन एक तरह से अंधी भी होती है, सुनने में आया है, लोग बताते हैं, लेकिन एकदम जबरदस्त, क्या पूछना, मैं तो बातें किया हूं डॉल्फिन से, ठीक ना, तो डॉल्फिन से एकदम हम लोग जाते थे चारा डालने, तो वो एकदम टाइमली पहुंच जाए, बीच नाव में बैठे और वहीं पे वो पहुंच जाए, ठीक एकदम। एक मेरा दोस्त था, उसका तो पूछिए मत, उससे जबरदस्त लगाव था, ठीक ना, और उसकी आवाज से वो चली आती थी, पता नहीं क्या जीवों का प्रेम भी है। तो ये आपको डॉल्फिन परियोजना जो है भागलपुर में आपको है, और डॉल्फिन अभयारण्य भी आपको जो है भागलपुर में ही स्थापित किया जा रहा है। अभयारण्य के रूप में आपको डॉल्फिन अभयारण्य भी भागलपुर में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़े के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता क्या है। तब अंतिम आंकड़ा उत्तर प्रदेश की साक्षरता के विषय में यही कहता है कि उत्तर प्रदेश की साक्षरता जो है 67.07% है। कितना? 67.07% आपको है। पुरुष साक्षरता की बात की जाए, पुरुष साक्षरता, ठीक ना, तो पुरुष साक्षरता जो है वो 77.30 आपको % के रूप में है। और जब महिला साक्षरता की बात की जाए तब आपको महिला 57.20 अर्थात अंतर भी देखा जाए तो अंतर लगभग 20% का आपको 20% का अंतर आपको देखने को मिलता है। अंतर जो है कितना, ये अंतर भी पूछा, महिला और पुरुष साक्षरता के बीच अंतर, तो 20% का अंतर आपको देखने को मिलेगा। और भारत की साक्षरता की बात की जाए तो 73.0% ये भारत की साक्षरता है। अब नया आंकड़ा आ जाएगा, जल्द ही आने वाला है, ठीक ना, और 21 में आपको इसका आंकड़ा बदला हुआ भी नजर आएगा। ठीक, चलिए आइए हम सब अगले प्रश्न की और चलते हैं। निम्न में से किस देश में, भैया देश तो शुद्ध लिख दो, किस देश में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है, यानी सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन है? तो भैया जिसका विस्तार सबसे अधिक होगा और जहां आपको जो है कि एकदम से बिल्कुल देखेंगे तो पर्वतीय बर्फीले क्षेत्र आपको मिलेंगे। स्मार्ट सर हैं हमारे, आ गए हैं, ठीक ना। तो ये देखिए, ये आपको जनसंख्या घनत्व ये कहां पे, कनाडा में सबसे अधिक आपको विरल जनसंख्या पाई जाती है। कहां? कनाडा में। और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा आपको जो है देश है, ठीक ना, दूसरा सबसे बड़ा देश। और ये आपको रूस जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश। और एशिया इसका इसे तो देश क्या,
ये आधा भाग इसका एशिया में है, आधा यूरोप में है, इसलिए इसे यूरेशिया भी कहते हैं, ठीक ना। यूरेशिया के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये आपको जो है प्रमुख बातें हैं। फिनलैंड, नॉर्वे, ये सब क्या, नोकिया कंपनी जानते हैं ना, ये फिनलैंड की ही है नोकिया, ठीक ना। और नॉर्वे, यहीं पे आपको एस्किमो नामक जनजाति जो है ये नॉर्वे में भी पाई जाती है और कनाडा में भी, ठीक ना। एस्किमो ये आपको नॉर्वे में भी पाई जाती है और कनाडा में भी यह जनजाति पाई जाती है, ठीक। चलिए नेक्स्ट आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। निम्न में से किस देश में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? भैया एक बार पुनः ये प्रश्न रिपीट हो गया है तो ये आपको हटा दीजिए, ठीक ना। ये कनाडा ही हुआ, ठीक। देखिए, दूरदृष्टि के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, यानी कौन सा हम लोग लेंस लगाते हैं, कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं। तब आप देखिए, एक शब्द होता है नाडू, NADO, एक ट्रिक है, याद कर लो आप सबके लिए भी। कई बार आदमी का दिमाग, चूंकि दूरदृष्टि का मतलब कि पास की चीजें नहीं दिखती है, निकट दृष्टि का मतलब दूर की चीजें नहीं दिखती हैं, तो बार बार ये कॉन्सेप्ट याद करने से अच्छा है कि दूरदृष्टि आपको जो है ये निकट दृष्टि के लिए कौन सा हुआ, निकट, N से निकट कर लो, ठीक ना। निकट दृष्टि दोष के लिए A से अवतल लेंस, ठीक ना, अवतल लेंस। और दूर दृष्टि के लिए, ये दूर के लिए उत्तल लेंस, ठीक, उत्तल लेंस। तब यहीं पे आप क्लियर कर लो कौन सा हुआ। उत्तल लेंस का प्रयोग जो है आपको किया जाता है दूर दृष्टि के प्रयोग के लिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट आइए अगले प्रश्न में। ये राजस्व लेखपाल शानदार तरीके से हम सबने जो है कि बैच स्टार्ट किया है और बच्चे काफी संतुष्ट भी हैं, मजे भी आ रहे हैं बच्चों को, ठीक। तो आइए नेक्स्ट अगले इसमें चलते हैं। स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाले आपको महत्वपूर्ण धातु कौन है? तो स्टेनलेस स्टील में आपको जो है लोहा सबसे अधिक होता है, लोहे के बाद निकेल होता है, निकेल के बाद आपको क्रोमियम होता है, ठीक ना, क्रोमियम होता है। क्रोमियम के बाद आपको जो है ये क्रोमियम देख रहे हैं, क्रोमियम लगभग आपको परसेंटेज में बात की जाए तो लगभग क्रोमियम का प्रतिशत जो होता है 10% स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम का प्रयोग किया जाता है। और फिर आपको जो है कार्बन का प्रयोग जो है ये लगभग 0.25% और मैग्नीशियम, ठीक ना, सॉरी मैग्नीज का प्रयोग जो है ये 0.35% भी करते हैं। सबसे अधिक क्या होता है? लोहा, ठीक ना, ये लोहा सबसे अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट अगले इसमें आइए। ये देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए बहुत बार मिलवाए, थक गए हैं आप लोग, मिलाइए जल्दी से भाई। और मैं आप सबको देख रहा हूं कि किसका किसका सही जवाब है, जल्दी से मिला के बताइए, जल्दी से मिला के आप सब हमें बताइए कि किसका सही है। BKRB राव, अरे भैया ये आपको अशोक मेहता मिला लो, इधर मिला लो। अब 2 मिला लेने से आपको ट्रिक बता रहे हैं कि परीक्षा में आप कैसे बच सकते हो। जो ट्रिक है, ट्रिक के जरिए भी आप अपनी गलतियों को जो है कि बचा सकते हो। देखो 2 वाला किसका है, ये किसी में है, दूसरे का तीसरा, दूसरे का तीसरा, दूसरे का तीसरा, ये 2 जगह मिला, 2 जगह, एक यहाँ भी मिला, एक यहाँ भी मिला, ठीक। अब पहला कहाँ मिला, ये तो ऐसे ही तब बाहर हो गया, यानी पहले का चौथा आपको हो गया और ये आपको इस तरह से हो गया ना। तब आप देखिए, तब आप चौथा ऑप्शन बिल्कुल आपका सही जवाब माना जाएगा, ठीक ना। चौथा आपका जो है ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक, ये चौथा जवाब, ठीक, सही हुआ। देखिए PK थंगुन 88 में बिल्कुल सही है सारा जवाब। तब आप मिला लो ना भाई, हम भी मिला लेते हैं। ये पहले का चौथा, दूसरे का आपको तीसरा, तीसरे का आपको जो है पहला और फिर चौथे का दूसरा, कौन सा सही है?
हाँ जी, 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। एकदम आप सब एकदम बुद्धिमान है, सारे लोगों का जवाब एकदम देखिए क्या जवाब दे रहे हैं, क्या गजब गुरु। चलिए देखिए, निम्न में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है जल ग्रहण की दृष्टि से। तब जल ग्रहण मतलब जिसका पाट गांव की भाषा में बोलते चौड़ाई, ठीक ना, बड़ा, ठीक ना, सबसे बड़ा यदि गंगा तो है नहीं, महानंदा है ये भी नहीं है। अब सोन जो है ये सबसे बड़ा पाट वाला है और सोन की लंबाई भी लगभग 780 किलोमीटर सोन लंबी है। इसका उद्गम जो है अमरकंटक से आपको इसका उद्गम हुआ है और ये आपको पटना के समीप गंगा में जाकर मिल जाते हैं। इसी पर एक परियोजना है, बाण सागर परियोजना, आप लोग याद होगा कि नहीं, बाण सागर परियोजना जो है इसी नदी पर है। आप देखो तो जल्दी से फटाफट जवाब देते चलिए। ये महत्वपूर्ण, मेरा आदत नहीं सुधर रहा है जी, मैं सोचता हूँ कितना दे दूं। मान लो कोई नया होगा, उसमें से बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनको नहीं आता है, ठीक ना, और कई बार ये जीके जीएस थोड़ा सा साइंस साइड वाले बच्चों को दिक्कत करता है कि कई बार पढ़ने के बाद भी याद नहीं हो पाता है, ठीक ना। लेकिन साइंस वाले बच्चे बड़े दिमागदार होते हैं, वो तुरंत अपना ट्रिक कुरिक इधर उधर लगा के एकदम समझ लीजिए कंप्लीट होता है। ज्यादा तो देख रहे हैं आईएएस आजकल एकदम साइंस आईआईटीएंस और डॉक्टर जितने हैं सब आईएएस हो जा रहे हैं और ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट वाले झोला छाप डॉक्टर भी नहीं बन पा रहे हैं, ठीक। तो ये देखिए अंतर, इसीलिए कहता हूं पढ़ लो बेटा, ठीक। निम्न में से किस फसल की रोपाई की जाती है, यानी एक बार उखाड़ा, एक बार उसको बोया जाता है और फिर उखाड़ के पुनः लगाया जाता है, तो वह फसल मक्का है। मक्का उखाड़ ले वो सूख जाए बच्चा, गेहूं तो और झुरा जाए, बची धान, ठीक ना। तो धान ही एक ऐसी फसल है जिसकी रोपाई की जाती है और ये रोपाई प्रथा भारत में कहां से आई, तो फिलीपींस से आई। फिलीपींस ये पहले आपको जापान में शुरू हुआ था, लेकिन भारत में फिलीपींस की देखा देखी भारत ने भी सीखा। नेक्स्ट देखो, ये आपको एक तरफ हड़प्पन सभ्यता है, या हड़प्पन मत कहो, सिर्फ हड़प्पे लिखा है, तक्षशिला कौशाम्बी ये सब मिला जुला के है। और कब किसने किसकी खोज की ये भी पूछ लिया। अच्छा बाबा आओ तो आज तुम लोगों का बताते हैं। देखो भाई ये थोड़ा सा टफ प्रश्न है, ठीक ना, इसको मिलाओ जल्दी से। हड़प्पा सभ्यता ये सबको पता है, सर दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया था, तब मिल गया पहले का तीसरा। एक ही तो ऑप्शन है भाई, ये सही मिल तो गया। कभी कभी समय बचाने के लिए परीक्षाओं में आपके सामने एक ही है। अब आपको जो है हस्तिनापुर बीबी लाल के द्वारा, आपको तक्षशिला जो है इसकी खोज सर जॉन मार्शल ने और कौशाम्बी एनजी मजुमदार के द्वारा आपको किया जाता है। तो इस तरह से आप सबने सभी स्थलों को देखा और एक ऑप्शन पकड़ लेने से ट्रिक। देखो इसमें या तो बिल्कुल एक ऑप्शन से ही पकड़ा जाएगा, एक भी आएगा, और नहीं तो भैया जब तक 3 न जानो तब तक चौथा नहीं पकड़ाएगा। ये भी दिक्कत है ये कूट वाले में, ठीक ना, कूट का मिलान करने में ये बहुत बड़ी दिक्कत मानी जाती है। नेक्स्ट देखिए, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय हुआ। अच्छा सीधे लिखना चाहिए, कैवल्य लिख दो भैया, कैवल्य हुआ था, ज्ञानोदय नहीं हुआ था। ज्ञान तो हम किताब पढ़ के भी ले लेते हैं, लेकिन 12 वर्ष की घोर तपस्या के उपरांत 13वें वर्ष महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थे और जृंभिक ग्राम के समीप, किसके, जृंभिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे, साल मतलब आजकल का पलास का पेड़ जानते हैं ना, पलास का पेड़, जो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प भी पलास का पुष्प है, और जिसमें हम लोग फुल्की उल्की गुपचुप जो खाते हैं ना, बतासा बोलते हैं, पानी पूरी बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं उसको, तो जो खाते हैं ना इसी के पत्तवा में खाते हैं, ठीक ना, ये पलास का पत्ता। और गर्मी के दिनों में आ रहा है मौसम, फगुनहट में एकदम पूरा जंगल जो है गुलाबी हो जाता है, फूलता है तो, और उत्तर प्रदेश का राजकीय
पुष्प भी है पलाश। नहीं, ऐसे जो नहीं देख पाएंगे गूगल में जाके यूट्यूब पे जाके देख लेना, ठीक ना, कि किस तरह का फूल होता है, सिंदूरी कलर का फूल होता है। बहुत बच्चे तो शहर में जिंदगी बीत जाती है, गांव देखने नहीं किए रहते, उनके लिए मैं बता रहा हूं, ठीक। नेक्स्ट देखो, ये नीचे दिए गए दो वक्तव्य दिए गए हैं, इनमें से एक को कथन 1 एवं 2 को कारण में कहा गया है। सातवाहन काल में संस्कृत के साथ साथ प्राकृत भाषा एवं अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ। बिल्कुल सातवाहन के काल में, ये तो आपको अभिकथन एकदम बिल्कुल मेरे तरफ से सही अभिकथन जा रहा है। चलिए दूसरा देखते हैं। सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचनाओं के लिए संस्कृत तथा अन्य भाषाओं का भी प्रयोग किया। तो ए और बी दोनों सही है, ठीक ना, और ए बी का स्पष्टीकरण भी सही है, ठीक। क्यों? क्योंकि आप देखे होंगे हाल इसने गाथा सप्तशती किस भाषा में लिखा था, तो आपको प्राकृत भाषा में लिखा था, लेकिन वही कातंत्र सर्ववर्मन के द्वारा लिखा जाता है, संस्कृत का महान व्याकरणाचार्य। तो दोनों बातें बिल्कुल सही है, ठीक ना। तो ए बी का सही व्याख्या इस तरह, ए और आर दोनों सही हैं और ए आर का सही स्पष्टीकरण दे रहा है। ये आपको आईएएस का प्रश्न था, यूपीएससी, ठीक ना। मैं आपको रिवीजन के तौर पे मैंने जानकर कुछ प्रश्न इस तरह से रखे हैं कि बेटा फसलत सटलत गैला बेटा नहीं, फसलत गैला बेटा, ठीक ना। तो आइए देखिए ये महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करिए। अब इसमें एक तरफ रुद्रदामन है, रुद्रदामन कौन था, तो रुद्रदामन शक शासक था भैया, वीम कटफिसस कुषाण शासक था, गोंडो फर्निस जो था पहला वंश का था, और डेमेट्रियस हिंद यूनानी इंडो ग्रीक शासक था। तब अब इसमें क्या दिक्कत आया भैया, ये आप मिलान कर लो, पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, और तीसरे का आपको पहला और चौथे का दूसरा। भाई दिक्कत ना आना चाहिए। 3 4 1 2, ऑप्शन संख्या 3 इज योर राइट आंसर। 3 जो है एकदम कूट 3 आपका बिल्कुल सही जवाब हुआ। आइए तब तक पानी पी लेते हैं, आप सब भी अगले प्रश्न की ओर चलिए। ये भैया, ये तो भैया हमेशा फंसाता है, ये हर परीक्षा में पूछता है और हर बार पूछता है। अब यहाँ से वल्लभाचार्य भैया ये क्या थे, तो वल्लभाचार्य को पुष्टि मार्ग का प्रणेता कहा जाता है और जो है शुद्ध द्वैतवाद के समर्थक भी थे। अब यहीं पे शंकराचार्य अद्वैतवाद के प्रबल समर्थक थे। अब 2 से मिला लो, पहले का दूसरा मिला, 2 ऑप्शन मिला, एक 2 में भी है, एक 3 में भी है। अच्छा, चौथे का चौथा, तब यहीं पे सही हो गया ना। देखो 2 ऑप्शन से आप सही आप कर लिए कि नहीं। एकदम कभी कभी परीक्षाओं में समय को बचाने के लिए इस तरह के, लेकिन जल्दबाजी मत करिएगा, ठीक ना। अब यहाँ पे मिलान कर लीजिए। अब रामानुजाचार्य के द्वारा जो है ये एक मिनट बच्चा गड़बड़ हो गया। रामानुजाचार्य के द्वारा आपको कौन सा दिया जाता है, तो विशिष्ट द्वैतवाद दिया जाता है, और माधवाचार्य के द्वारा द्वैतवाद को दिया जाता है। इस तरह से पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का पहला और चौथा एकदम शानदार तरीके से आप सबने प्रश्नों को किया, जवाब दिया, और आप सब शानदार तरीके से इसे देख भी रहे हैं, ठीक ना। तो चलिए आगे प्रश्न को देखते हैं। ये रहा सूची 1 एवं सूची 2 को मिलान करिए। अच्छा, आज मिलान खूब कराए हैं आप सबसे कि मिलिए, और मिलेंगे नहीं तो फिर जानेंगे कैसे। ये दशावतार मंदिर देवगढ़ में है, गुप्तकालीन सबसे बड़ा मंदिर। आपको स्तूप, सांची का स्तूप मिला लो। आपको कनिष्क की सिर विहीन मूर्ति कहां से मिली है, तो आपको मथुरा से मिली है। और चित्रकारी कहां से, तो बाघ की गुफा से आपको चित्रकारी मिली है। तो इस तरह से यदि आप मिलान करो तो पहले का दूसरा एक ही ऑप्शन से पकड़ लिए थे, ठीक ना। ये आपको 2 इज योर राइट आंसर बिल्कुल मिलेगा। समय को जाया न करिए और समय के साथ चलिए। यदि समय के साथ नहीं चलेंगे तो हम सबको समय छोड़ देगा, ठीक ना। ये हमेशा याद रखिए, यदि हम समय के साथ नहीं चले तो समय हमारा कभी
नहीं होगा। इतना बात हमेशा अपने मन मस्तिष्क में रख लीजिए। नेक्स्ट देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। आइए तो हम सब चयन सही उत्तर। अब इसमें आपको 1 2 तो जानते ही हैं, एक अष्टाध्यायी तो जानते होंगे, अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा। पहले का चौथा कहीं मिला? एक से ही ऑप्शन मिल गया कि नहीं? देखो पहले का चौथा, ठीक ना, तब दूसरे का तीसरा लगा लो, तीसरे और फिर तीसरे का पहला, और वार्तिका का आपको वार्तिक का रचनाकार कात्यायन कहे जाते हैं। तो इस तरह से आपको प्रश्न समय बचाने के लिए, परीक्षाओं में आप समय बचाने के लिए चीजों को एक सरसरी नजर से मिला लीजिए कि पहले जैसे मेरा सही है उसके अनुसार कहीं मिल रहा है कि नहीं कहीं और। वैसे पढ़ना चारों ऑप्शन चाहिए, लेकिन जल्दी से परीक्षाओं में चूंकि समय कम होता है, समय को बचाने के लिए आप सबको इस तरह, हम सबको इस तरह से प्रयोग करना पड़ता है, ठीक ना। ये एक तरह से आपको कॉन्फिडेंस और तेजी से लाने का एक सरल उपाय बताया जा रहा है कि आप अपनी गुणवत्ता में भी सुधार करिए कि आपको चीजें जल्दी से आ जाए। शानदार तरीके से इंडिविजुअल बाय नितिन सर, एकदम क्या मैं हिंदी पढ़ाते हैं माशाल्लाह, एकदम जबरदस्त, ठीक ना। और आपको सुपर टेट, ये हमारी संस्था की ओर से जबरदस्त तरीके से बैच संचालित है। आप सुपर टेट पढ़ सकते हैं और उम्मीद करता हूं कि जो पढ़ते होंगे वो सफल भी रहेंगे, यही आशा भी करता हूं। नेक्स्ट देखिए, आइए फिर एक सूची मिलान करने के लिए आपके सामने तैयार है। अब इसमें से भी आइए जो आपको आता हो मिलाकर देखिए। तैमूर का आक्रमण तो 1398। अब दूसरे का पहला किसका है? दूसरे का पहला एक ही ऑप्शन से मिल गया कि नहीं? देख रहे हैं, इस तरह से मिलान करने भी आइए तो दूसरे का पहला, दूसरे का पहला यही ऑप्शन में है, बाकी किसी में है नहीं है। अब तालीकोटा भी एक और कंफर्म कर लीजिए। तालीकोटा का युद्ध भी आपको पता है कि 1565 ईस्वी में, तब दूसरे का आपको चौथा भी मिलेगा। घाघरा का युद्ध भी पता है कि आप सबने 1529 ईस्वी में लड़ा, तब तीसरे का, चौथे का तीसरा भी मिल गया। अब का बचा तो पहले का दूसरा मार दो ना यार। चंदवाड़, ये भाई चंदावर है भाई, चंदावर। हम भी घबरा गए कि कौन सा ही चंदावर, चंदवाड़ लिखा है। चंदावर का युद्ध आपको 1194 ईस्वी में जयचंद्र और मोहम्मद गोरी के बीच लड़ा गया था, ठीक। तो ये इस तरह से, अरे क्या करे, टाइप वाले भी ना माशाल्लाह, क्या पूछना, क्या टाइप, जो मन हो आता है टाइप मार के दे देते हैं। हे भगवान, अल्लाह बचाए बुरी नजर से। आइए देखा, दौराह का युद्ध, क्या 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 सिखाया जाए, क्या क्या पढ़ाया जाए, क्या किया जाए, ये भी बड़ा मुश्किल है, ठीक ना। देवराई का युद्ध के दौराह का युद्ध लिख दिए हैं। कर ले बच्चा, सुधार ला तू लोग। देवराई का युद्ध ये जो है, ये आपको हुमायूं के द्वारा लड़ा गया था। यदि डेट देखा जाए तो देवराई का युद्ध 1531 ईस्वी में हुआ था। कन्नौज का युद्ध यदि देखा जाए तब आपको 1540 ईस्वी में कन्नौज का युद्ध शेर शाह सूरी और आपको जो है हुमायूं के बीच। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में, ये भी शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच। और सामूगढ़ का युद्ध उत्तराधिकार का युद्ध माना जाता है। और सामूगढ़ का युद्ध जो है 1658 ईस्वी में दारा सिकोह, 1658 में दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच लड़ा गया था। सामूगढ़ उज्जैन के समीप है, ठीक ना। और ये आपको जो एक्चुअल डेट है 10 मई को लड़ा गया था, 10 मई 1658 ईस्वी को। और इस युद्ध में दारा सिकोह पराजित हुआ एवं आपको जो है बंदी बना लिया जाता है। बाद में उसके जो है एक न्यायालय द्वारा उसे जो है दोषी करार दे दिया जाता है। तो इस तरह से आप सब देखते हैं कि बिल्कुल सही जवाब आप सबका
रहा। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किसने? अब तो आप लोग परसों पढ़े थे बाबरनामा का, ठीक ना। तो बाबरनामा ये किस भाषा में लिखा गया है? तो बाबरनामा आपको तुर्की भाषा में लिखा गया है, ठीक ना। किसने लिखा था? तो बाबर के द्वारा लिखा गया है, ठीक। ये बाबर की आत्मकथा है, ठीक। बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखा था। इसका फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा, अब्दुल रहीम खान खाना, ठीक ना। खान ए खाना, ये खान ए खाना के द्वारा इसका अनुवाद फारसी में किया गया था। लेकिन लीडेन और रस्किन के द्वारा आपको जो है तुर्की से सीधे अंग्रेजी में अनुवाद किया जाता है, जबकि फारसी से अंग्रेजी में अनुवाद मैडम बेवरीज एक नाम है, आपको जल्दी किताब में मिलेगा नहीं, मैडम बेवरीज, मैडम बेवरीज के द्वारा आपको फारसी में इसका अनुवाद मिलता है। तो इस तरह से आप सबने देखा, शानदार तरीके से आप सबको जो है कि बताया गया। नेक्स्ट देखिए, दारा सिकोह, वाह, ये आपको इसे दारा सिकोह को द्वितीय अकबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेकेंड अकबर। क्यों कहते हैं? तो अकबर की तरह ही बाद में ये अकबर बाद में उदार हुआ था, ये बचपने से उदार था, ठीक ना। ये आपको इसने आपको 52 उपनिषदों का 52 उपनिषद जो है उपनिषदों का इसने बनारस के पंडितों के सहयोग से आपको फारसी में अनुवाद कराया था, जिसे सिर ए अकबर कहते हैं। सिर ए अकबर के नाम से 52 उपनिषदों का अनुवाद इसके द्वारा कराया गया था। शाहजहां का सबसे बड़कवा पुत्र था, बड़का वाला, ठीक ना। और इसे शाहजहां ने शाह बुलंद की उपाधि दी थी, शाह बुलंद इकबाल की उपाधि इसे दी थी। ये आपको दारा सिकोह को किस स्थान पर दफनाया गया है? तब आप बताइए कि इसे आपको जो है कि दिल्ली में ही दफनाया गया है, और हुमायूं के मकबरे के पास ही इसे बगल में दफना दिया गया है, ठीक। चलिए, हुमायूं के मकबरे के बगल में उनकर हुमायूं के पोता पर पोता का लो ये दफनाया गया है। नेक्स्ट देखो, निम्न में से कौन मुगल काल में राजा बनाने वाला, यानी अंग्रेजी में इसे कह सकते हो किंग मेकर किसे कहते हैं? राज निर्माता, एक शब्द में राज निर्माता, ठीक ना। तब आप सैयद बंधु का नाम सुने होंगे। सैयद बंधु ये आपको हुसैन अली और अब्दुल्ला, ये दोनों भाई थे, सैयद बंधु, ठीक ना। इन्हें हम सब सैयद बंधु के नाम से जानते हैं। और सैयद बंधु ये आपको हिंदुस्तानी गुट के प्रमुख थे। किसके? सैयद बंधु हिंदुस्तानी गुट के प्रमुख, हिंदुस्तानी गुट के प्रमुख माने जाते हैं, सैयद बंधुओं को कहा जाता है। और ये 4 राजाओं को गद्दी पर बैठाए उतारे, जब चाहे जिसको उतार दे, जब चाहे तो इसको बैठा दे। इसमें आपको स्टार्ट करते हैं फर्रुखसियर से। किसके समय से? फर्रुखसियर, ये बड़ा है, इसे घृणित कायर के नाम से जाना जाता है। और फर्रुखसियर ने ही आपको 1717 ईस्वी में अंग्रेजों को भारत में आपको एक व्यापारिक अधिकार पत्र देता है, जिसे ओडम जो है वो क्या कहता है कि अंग्रेजों का व्यापारिक मैग्ना कार्टा की संज्ञा देता है। इसे घृणित कायर भी कहा जाता है, क्योंकि सैयद बंधु इसको गद्दी पर बैठा है, बाद में सैयदे बंधु को ये सफराने का सोचने लगा, और अंत में सफरा भी देते हैं पीछे वाले, क्योंकि दोनों भाई बहुत महत्वाकांक्षी थे। फिर इसके बाद जब गद्दी पर बैठाया तो रफी उद दरजात को, किसी रफी उद दरजात अफीम खाई के सफर जाता है अपने से, ठीक। फिर रफी उद दौला ये भी बीमार रहता है और खत्म हो जाता है। फिर आपको आता है मोहम्मद शाह, ये वास्तव में इसका मोहम्मद शाह नाम था, और मोहम्मद शाह रंगीला, ये रंगीन मिजाज का आदमी रहता है, खूब अपने दरबार में रंगलिया मनाता है, रोज एकदम जबरदस्त तरीके से मुजरा उजरा सुनना जानते हैं ना,
ये जबरदस्त तरीके से सुनने उनने का आदि रहता है। तो ये चार जो है, इन चारों को अंत में आपको जो है मुहम्मद शाह के शासनकाल में निजाम उल मुल्क अर्थात चिनक्लीज खान ने इसे पराजित किया और अंत में इन दोनों भाइयों को सफरा दिया जाता है, चल देते हैं, मार दिए जाते हैं और इस तरह से सैयद बंधुओं से मुक्ति पा जाते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट आइए, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। अब यहाँ पे बंगाली आपको बंगवासी, वंदे मातरम बाजार, अमृत बाजार, तो अमृत बाजार पत्रिका ये मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया था। वंदे मातरम पत्रिका का संपादन आपको अरविंद घोष के द्वारा किया गया था और बंगाली पत्रिका सुरेंद्र नाथ बनर्जी का नाम सुने होंगे, एस.एन. बनर्जी के द्वारा बंगाली नामक समाचार पत्रिका और बंगवासी जोगेंद्र नाथ बोस के द्वारा बंगवासी। तो इस तरह आप यदि आपको न आता हो तो पहले का तीसरा, यदि एक आए पहले का तीसरा, अच्छा 2 ऑप्शन फंसा दिया, आपको 2 ऑप्शन दे दिया। अच्छा अमृत बाजार देखो चौथा, तब ये पकड़ा गया चौथा आपको, लेकिन यहां से यहां पकड़ाते और 2 पकड़ लीजिए, अमृत बाजार और आपको वंदे मातरम, तब 1, 2 और 4 इससे आपको सही हो जाता। ठीक ना, चूंकि आपको बंगवासी जल्दी नहीं मिलता किताबों में, ये बता दे बंगवासी नहीं मिलता, चूंकि जोगेंद्र नाथ बोस के द्वारा, जोगेंद्र नाथ बोस ने बंगवासी नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। नेक्स्ट देखिए, ब्रिटिश भारत ने अंग्रेज अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की। ये ससुरा जो था ब्रिटेन का प्रधानमंत्री जिसका नाम था रैमजे मैकडोनाल्ड, इसने ही द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही ये आपको घोषणा करता है किसकी बातें, सांप्रदायिक पंचायत की बातें, जिसे अंग्रेजी में कम्युनल अवार्ड के नाम से जानते हैं। ठीक ना, इसकी घोषणा करता है। बिल्कुल ये आपको सही बात है कि इसकी घोषणा ये करता है। अब इसके बाद क्या है, तब आपको इसके तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधान मंडलों के में कुछ सीटें सुरक्षित की गई थी, ये भी सही है। इसके लिए सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचन मंडल, हाँ फूट डालो शासन करो ससुरा, इनका काम है था। तो इस तरह से ए और आर दोनों सही है और ए आर का सही स्पष्टीकरण है बच्चा। ठीक ना, तो जल्दी से फटाफट आप लोग लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक, चलिए आइए, एकदम शानदार तरीके से आप सब जवाब दिए जा रहे हैं, देते रहिए भी। ठीक ना, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रम के अनुसार बताइए। तब कालक्रम लगा लो ना भैया, नेहरू रिपोर्ट 1928 ईस्वी में आया था, अगस्त प्रस्ताव आपको 8 अगस्त 1940 ईस्वी को आया, क्रिप्स मिशन 1942 ईस्वी को आया और बेबेल योजना 1945 ईस्वी को आई। ठीक ना, 1945। तब अब लगा लो तीसरा 3 2 1 4, 3 2 1 4 कहीं ऑप्शन है, 3 2 1 4, 3 2 1 4, बिल्कुल आपको 4 4 तो सब में दिया है, चौथा वाला सबसे लास्ट में चारों में दे दिया है, 1 से यहां पकड़ा जाता पहले आपको जो है क्रिप्स मिशन। तो इस तरह से आप सबने देखा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते। मौसम बदल रहा है और मौसम का जबरदस्त जो है स्वास्थ्य पर भी असर पड़ रहा है, प्यास जबरदस्त लग भी रही है। ठीक ना, तो आइए सूची 1 को 2 से मिलान करिए और एक तरफ लेखक हैं, दूसरे तरफ प्रमुख पुस्तकों का नाम है। तो जल्दी से आप सब सही करिए। ठीक, तब तक हम पानी पीते रहते हैं। एकदम जबरदस्त। आइए अब बीडी सावरकर, भैया बीडी सावरकर द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसके द्वारा लिखा जाता है, तो भारत का स्वतंत्रता संग्राम यार, ये आपको किसके द्वारा, तो बीडी सरकार के द्वारा, बीडी सावरकर के द्वारा आपको लिखा जाता है। वहीं यदि बात की जाए आरसी मजूमदार, तो इन्होंने दी सिपाही म्यूनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 आपको आरसी मजूमदार के द्वारा लिखा जाता है। किसके द्वारा, आरसी मजूमदार के द्वारा आपको लिखा जाता है। अब बात की जाए बीएस चौधरी, बीएस चौधरी ने क्या लिखा था, तो रिविलियन सिविल रिविलियन इन द इंडियन म्यूनिटी 1857 to 18
1859 ये आपको जो है इनके द्वारा। वहीं अशोक मेहता जो है ये द ग्रेट रिबेलियन नाम से महान संग्राम, महान स्वतंत्रता संग्राम के नाम से अशोक मेहता के द्वारा लिखे हैं। वहीं एसएन सेन का नाम सुने होंगे, एसएन सेन के द्वारा 1857 के नाम से ही लिखा जाता है। तो आप पहले का दूसरा, दूसरा दो ऑप्शन आ गया, दूसरे का तीसरा, ये भी 2 जगह आ गया। क्या बात है, फंसा दिया आपको, ठीक ना। अगर चौथा जानते तब आप तो इस तरह से आप तीसरे का चौथा और चौथे का पहला, तो 1 3 2 3 4 1 ऑप्शन संख्या 1 इज योर राइट आंसर बच्चा माना जाएगा। 1 आपको बिल्कुल सही जवाब 1 हुआ। ठीक, नेक्स्ट आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये पश्चिमी घाट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए। यह एक भ्रंशोत पर्वत है। अच्छा, भ्रंशोत पर्वत है, कैसा पर्वत है भाई? ये एक भ्रंशोत पर्वत है, पश्चिमी घाट। अच्छा, भ्रंश घाटी तो है ये एकदम। पूर्वी ढलान क्रमशः नीचा होता हुआ पठार बनाता है। ये थोड़ा सा प्रश्न आपको कठिन मिलेगा, ठीक ना। ये थोड़ा सा, ये पूर्वी ढलान क्रमशः ऐसे, पूर्वी यानी पूरब की ओर ऐसे, ठीक ना। अच्छा, देखते हैं इसका उत्तरी खंड वैशाल, हाँ ये तीनों सही है यार, ये तीनों सही है, बिल्कुल सही जवाब है। क्योंकि इसी के लावा वैशाल चट्टानों के लावा के अपरदन के फलस्वरूप आपको मालवा के पठार पर काली मिट्टी का निर्माण होता है। तो इस तरह यदि देखा जाए तो ऑप्शन तीनों बिल्कुल आपको सही जवाब हुआ। देश की किस राज्य का हिस्सा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है? तो राष्ट्रीय एनसीआर नाम सुने होंगे। एनसीआर जो है ये आपको किसका हिस्सा है? तो दिल्ली का भी है, हरियाणा, अच्छा नहीं है, पूछ लिया है पगलू, यही सब जल्दबाजी में। वैसे एनसीआर में आता कौन कौन सा है ये जान लो। दिल्ली आता है, उत्तर प्रदेश, ये देखो, ये जल्दी से देख लो, दिखा देते हैं। दिल्ली आता है, उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश आता है, हरियाणा आता है, और राजस्थान का रेवाड़ी का क्षेत्र भी कुछ आता है, ठीक ना, ये आपको आता है। तो कौन सा नहीं आता? तो मध्य प्रदेश नहीं आता, ठीक ना। मध्य प्रदेश बच्चा लल्ला, ये मध्य प्रदेश आपको नहीं आता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नई दिल्ली, ये आपको केंद्र सरकार के अधीन आता है। मुख्यमंत्री इसीलिए अरविंद केजरीवाल को देखते होंगे, बड़ा जल्दी चिड़चिड़ाते होंगे, कोई सुविधा मांगते हैं जल्दी मिलता नहीं, क्योंकि यहाँ के गवर्नर जनरल को, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है जिसे उपराज्यपाल के नाम से जानते हैं, उपराज्यपाल को बहुत विशेषाधिकार प्राप्त है, ठीक ना। तब अरविंद केजरीवाल कहते हैं अरे हमको कोई सुविधा ही नहीं दे रहा है, जब सुविधा दे तब तो हम कुछ काम करें। तो इस तरह की बातें भी राजनीतिक होती हैं, ठीक। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिए। मल इम्पुझा बांध, अरे भैया जैसा नाम तैसा क्या करवाओगे, ये आधा यहाँ तब आ जाओ, यहाँ देख लेते हैं। ये इसी नदी पर है, अब नदी के नाम भी है और यहाँ पर ये भी है, तब हम लोग इसी को लगा होगा कि खाली कर दो, ठीक ना। ये आपको कहाँ है? तो केरल के कलपक्कम जिले में है। ये केरल के कलपक्कम जिले में आपको स्थित माना जाता है यह बांध, ठीक ना। ये आपको पलक्कड़, कलपक्कड़ नहीं, पलक्कड़, पल आधा कड़। दक्षिण का नाम भी ना मुझे अंग्रेजी नाम से ज्यादा कठिन लगने लगा है। दक्षिण का नाम याद करना, दक्षिण भारत का, ठीक ना, ये बात याद कर लो। नेक्स्ट आओ अगले प्रश्न में देखते हैं। सिंगरौली लघु विद्युत परियोजना आपको कहाँ है? तब सिंगरौली लघु विद्युत, वैसे सिंगरौली जिले की बात की जाए बाबू, तो सिंगरौली जिला के रूप में तो मध्य प्रदेश में है। जिला कहाँ है? मध्य प्रदेश में। लेकिन सिंगरौली के नाम पर जल विद्युत परियोजना जो है ये कहाँ है? तो ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में है। सोनभद्र, ठीक ना। यही सोन नदी के नाम पर इस जिले का नाम सोनभद्र पड़ा है, ठीक ना। सोनभद्र आपको इसी के नाम पर सोनभद्र पड़ा है, ठीक। तो इस तरह से आपको उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। सभी का ये थोड़ा सा प्रश्न गलती होने के चांसेस आप सबसे ज्यादा बनते हैं, और गलतियों से जितना अधिक से अधिक हो सके
बचा करिए, ठीक ना, बचेंगे आपको लाभकारी रहेगा। ये देखिए चीनी उद्योग दक्षिण भारत में अधिक विकसित है, बिल्कुल सही बात है। और गन्ने की प्रति हेक्टेयर पैदावार एवं रस मात्रा दक्षिण के, ये ए और बी दोनों सही है, और ये बी की सही व्याख्या भी, स्पष्टीकरण भी बिल्कुल सही कर रहा है, ये सही है। और आप देखोगे दक्षिण में तो पहले नंबर पे महाराष्ट्र, दक्षिण की बात कर रहे हैं, भारत में पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश है गन्ना के उत्पादन में, लेकिन यहाँ पर मैं बता रहा हूँ दक्षिण में महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक में आपको होता है, कर्नाटक के बाद तमिलनाडु में आपको होता है, और तमिलनाडु के बाद आप जो है कि आपको जो है अन्य राज्य आंध्र प्रदेश, केरल ओरल आपको आते हैं, ये याद कर लीजिएगा। ये दक्षिण के 3 राज्य यही हैं मुख्यतया, तमिलनाडु, और तमिलनाडु के कोयम्बटूर पता ही होगा, ठीक ना, कोयम्बटूर को यहाँ गन्ना अनुसंधान संस्थान भी है। ये निम्न में से किस राज्य में काली मिर्च और इलायची, ये राजा, ये एक तो मसालों का राजा है, मसालों का राजा, और दूसरा मसालों की रानी, ठीक ना, मसालों की रानी और राजा दोनों लोग साथे साथे आए हैं, और दोनों को केरल सफर आता है, ठीक ना। केरल को और क्या कहते हैं, तो मसालों का बगीचा कहते हैं, ठीक ना, मसालों का बगीचा। सारा प्रश्न का मिला जुला के मैं एक में समेट लाया हूं, अलग अलग आपको कई बार अलग अलग तरह के प्रश्न कराया था, उन प्रश्नों को मैंने समेटने का प्रयास किया है। चूंकि रोज 40 प्रश्न तो 7 28 280 प्रश्न पढ़ाना 100 प्रश्न ही है, तो कहाँ से पढ़ाएंगे, ठीक ना। तो इसके लिए ये टेक्नोलॉजी लेकर लाए हैं कि कहीं भी हो, कहीं की व्याख्या, कहीं की चीजें आपको सारा मिल जाए, ये 100 क्वेश्चन में ही, ठीक ना। हम सबका मोटो रहता है कि आपको कितना जल्दी से जल्दी, जितना ज्यादा से ज्यादा सफल करा दिया जाए, और आप सब सफल भी हो जाएं, और सफल भी होते हैं। आप सबका फोन ऑन आता है तो दिल गदगद हो जाता है, दिल गार्डन हो जाता है, ठीक ना, हरा भरा हो जाता है, ठीक। देखिए किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश भारत ने चाय और चीन के साथ आपको व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार को समाप्त कर दिया था, तो ये 1813 के चार्टर एक्ट के तहत, और 33 के साथ जो थे सारे व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए थे, सारे व्यापारिक अधिकार। ये आपको पीसीएस 2018 का प्रश्न है, ठीक ना, ये पीसीएस यूपी पीसीएस 2018 का ये प्रश्न पूछा गया है, और ये आपको सारे व्यापारिक अधिकार, इस प्रश्न के साथ जब मैं परीक्षा में साथ में लोगों के साथ देने जा रहा था, तो हमसे लोग कहे कि हम लोग एक मार्शल में बैठे हुए थे, बोलेरो में जा रहे थे परीक्षा देने, जौनपुर सेंटर था, ठीक ना। तो हम कहानी सुनाए, और सब परीक्षा में वही 15-16 प्रश्न जो है अपने घर से बनारस वहाँ जौनपुर जाते समय तक सुनाए, और 15-16 प्रश्न आ गया, ठीक ना। तो बड़ा मजा आता था, और पढ़ने का एक जबरदस्त जो है कि अंदाज भी होता था। अब भी है, कहीं न कहीं थोड़े मार्क्स से आदमी चूक जाता है, रुक गया है, ठीक, और कुछ लाइबिलिटीज जीवन में आ जाती हैं, जिम्मेदारियां, आदमी को उसको भी निर्वहन करना पड़ता है, वरना ये कोई शौक नहीं, मेरा तो नहीं है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, सारे व्यापारिक अधिकार समाप्त। जी बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए, लोमबोक जल डमरू मध्य किन 2 द्वीपों के मध्य स्थित है। लोमबोक, ठीक ना, तो बाली और लोमबोक के बीच है, किसके, बाली और लोमबोक के बीच आपको जो है ये आपको लोमबोक जल डमरू मध्य स्थित है। अब यही एक प्रश्न आपसे और भी बनता है कि किस सागर को किससे किसको जोड़ता है, तब बताइएगा। जावा सागर को हिंद महासागर से यह जोड़ने का काम करता है, किसको, जावा सागर को हिंद महासागर से, हिंद महासागर से जोड़ने का काम करता है, जोड़ने का काम कौन करता है, तो ये जोड़ने का काम करता है। चलिए
नेक्स्ट देखिए, विश्व का सर्वाधिक कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व में ब्राजील जो है, ये आपको ब्राजील को कॉफी उत्पादक देशों में पहले स्थान पर। ये कॉफी का आपको जो कटोरा जिसे बोलिए तो ब्राजील कॉफी का कटोरा है, बागान सबसे फेजेंडा, यहाँ के बागानों को फेजेंडा बोलते हैं, कॉफी के बागानों को, ठीक ना। तो ये याद किए रहिए, ठीक। चलिए आइए हम लोग आगे प्रश्न को देखते हैं। उत्तरी अमेरिका का सुपीरियर झील, ये सुपीरियर झील जो है विश्व का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील, मीठे पानी का झील, ये सुपीरियर झील है विश्व का, ये उत्तरी अमेरिका में है। और यहाँ पे 3 उंगली नुमा उत्तरी अमेरिका को उंगली नुमा, यूएसए को उंगली नुमा, याद कर लेना उंगली नुमा झीलों का देश बोलते हैं, झीलों का देश, ये यूएसए को बोलते हैं। और यहाँ किस लिए है? तो लौह अयस्क के भंडार के लिए यह जाना जाता है। किसके लिए? लौह अयस्क के भंडार के लिए यह प्रसिद्ध माना जाता है, ठीक। चलिए आगे हम सब जो है प्रश्न को देखते हैं। पश्चिमी एशिया में सर्वाधिक तेल उत्पादक देश कौन सा है? तब पश्चिमी एशिया की बात कर रहा है, वैसे विश्व में बात की जाए तो वर्तमान में विश्व में आपको अमेरिका है, यूएसए जो है तेल के उत्पादन में पहले स्थान पर है, फर्स्ट, ठीक ना। सब चूस लिया, ईरान का तेल, इराक का तेल, तो पहले स्थान पर आपको सऊदी अरब आपको पहले स्थान पर आता है। इसके बाद की बातें करेंगे तब सऊदी अरब के बाद दूसरे नंबर पे आपको इराक आता है, ये आपको फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। तो इस तरह से पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों बिल्कुल सही जवाब हुआ, ठीक। तब वर्तमान में यूएसए पहले स्थान पर है। वैसे एक बात मैंने और भी पढ़ाया था कि ओपेक, ठीक ना, तेल निर्यातक देशों का एक संगठन है जिसका मुख्यालय कहाँ है? कोई बताएगा? जल्दी से कोई बताए तो बताए, ठीक ना। निम्नलिखित में से कौन रूस में प्रमुख संसाधन में नहीं है? का भैया का दे दिया है, कोयला, लोहा, हीरा, यूरेनियम। कोयले के आपको हीरा के मामले में रूस जो है विश्व में फर्स्ट स्थान पर है, ठीक ना। भंडारण की दृष्टि से यदि देखा जाए तो रूस जो है हीरे के भंडारण में विश्व में आपको पहले नंबर पे है, जबकि कोयले के भंडारण में विश्व में इसका सेकंड स्थान है और लोहे के भंडारण में इसका तीसरा स्थान है, ठीक ना। तो कौन सा है? यूरेनियम। यूरेनियम में 5वां 6वां स्थान पर आता है। यूरेनियम में आपको ऑस्ट्रेलिया भंडारण में पहले नंबर पे आता है, ऑस्ट्रेलिया के बाद आपको कजाकिस्तान दूसरे नंबर पे आता है। विश्व का लगभग 29% यूरेनियम ऑस्ट्रेलिया के पास है और आपको 9% यूरेनियम जो है 12% कजाकिस्तान के पास है। तो आइए इस तरह से हम लोग देखते। चलिए आप सब देख रहे होंगे शानदार तरीके से मिलान करने के लिए जल्दी से मिलाकर आप लोग बताइए, वेट कर रहा हूं, जल्दी से मिलाइए, जल्दी से। चाड बिल्कुल नाइजीरिया, अच्छा रवांडा और बेनिन, अच्छा बेनिन, थोड़ा सा बेनिन किसके लिए जाना जाता है भाई? चाड तो पता है, नाइजीरिया भी पता है, ठीक ना, चाड पता है, नाइजीरिया भी पता है। चाड पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है, नाइजीरिया यूरेनियम के लिए जाना जाता है। मिलाकर देखते हैं। अच्छा देखिए, यूरेनियम के लिए, सॉरी, ये बिल्कुल देखिए, चाड जो है पेट्रोलियम के लिए, नाइजीरिया यूरेनियम के लिए। अब पहले का तीसरा और दूसरे का दूसरा, तब रवांडा कहवा के लिए और बेनिन कपास के लिए,
एकदम बिल्कुल सही हो गया, मेन इन कपास के लिए। दो मिल जाए ना तो तीसरा तो आदमी रगड़ देगा इसको, ठीक ना। तो इस तरह से आप देखते हैं, पहले का तीसरा, दूसरा आपको चौथा और पहला, तो 3 2 4 1 ये बिल्कुल सही जवाब हुआ। नेक्स्ट आइए, ये हमारे नितिन सर के द्वारा शानदार तरीके से आपको लिखा गया है, आप इसे परचेज कर सकते हैं और आपकी सफलता में ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका भी अदा करेगा, ठीक ना। नेक्स्ट देखिए अगले प्रश्न में, जैविक एवं अजैविक घटकों के मध्य बिचौलिया का कार्य कौन करता था। तो जैविक एवं अजैविक के मध्य बिचौलिया का काम किसके द्वारा किया जाता था। तब जैविक और अजैविक, जैविक क्या है तो जीव जंतु, जीव जंतु, हरे पौधे ये आपको किसके अंतर्गत आते हैं, जैविक। अजैविक के अंतर्गत क्या आता है, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, ये जितना मंडल है ये सब मंडल करेना, और इनके बीच वियोजक के रूप में आपको बिचौलिए का काम कौन करता है, तो वियोजक जो है ये बिचौलिए का काम करता है, ठीक। वियोजक ये बिचौलिए का काम किया करता है। ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत का क्षरण निम्न में से किसके कारण हो रहा है। तो ऊपरी वायुमंडल के क्षरण जो है ये आपको सल्फर डाई SO2, अच्छा आपको फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट क्लोरो CFC, ठीक ना, इसके कारण। तब ऑप्शन के अनुसार CFC के कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये कहां से निकलता है, तो हम लोग जो AC यूज करते हैं ना, फ्रीज करते हैं ना, फ्रिज, ठीक ना, फ्रिज से फियोन नामक गैस निकलती है, फियोन नामक गैस निकलती है, और ये इसी से क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC बनता है। और जो वायुमंडल को सबसे अधिक नुकसान कौन करता है, तो CFC के द्वारा ही किया जाता है, जबकि सबसे बड़ी भागीदारी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की मानी जाती है, किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन एक हरित गृह गैस नहीं है, हरित गृह गैस कौन सा नहीं है। अच्छा तो भैया हरित गृह में आपको कौन सा नहीं, ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, CFC होता ही है, मीथेन होता ही है, जलवाष्प होता ही है, तो सब तो हरित गैस में आता है, और मीथेन ऑक्सीजन नहीं आता है। ये प्रश्न तो घलुआ वाला था, बहुत बार किए हो, लेकिन ये PCS में, इस बार के PCS में पूछा था, ठीक ना, समझ रहे हैं कि नहीं, समझिए इस प्रश्न को PCS में पूछा था। थक गए होंगे आप लोग भी ना अभी, लेकिन अभी आगे बहुत, अभी तो अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है, अभी लड़ना है, अभी तो आधा भी नहीं पहुंची है, ठीक ना। तो चलिए आधे की ओर पहुंच रहे हैं हम लोग जल्दी से। भारतीय संविधान का भाग 16 किससे संबंधित है, तो 16 में कुछ वर्गों के विषय में विशेष उपबंध की बातें आपको 16 में किया गया है, जबकि इसका आपको भाग 14 में किया गया है। 14 में लोक सेवाओं के सृजन की बातें की जाती हैं, 15 में निर्वाचन की बातें की जाती है, निर्वाचन आयोग, 16 में आपको इससे संबंधित बातें की गई हैं, ठीक ना। क्या है कि कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध की बातें आपको इसमें की जाती हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट आइए, अगले प्रमुख बातों में हम लोग चलते हैं। और भाग 17 में राजभाषा है, भाग 18 में आपातकालीन उपबंध है। तो इस तरह से आप देखोगे तो ये 2 4 देखो, एक भाग 1 2 3 4 5 तक याद कर लो, फिर 14 याद कर लो, ठीक ना, फिर आपको जो है कि 15 16 17 18 और फिर 20, इतना याद कर लीजिए आप लोग, ठीक। ये काम देगा आप सबके परीक्षाओं के लिए। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सूरत की फूट हुई थी। सूरत की फूट कब हुई थी, तो कुछ दिन पहले ही आपको बताए थे कि सूरत की फूट जो है 1907 ईस्वी में हुई थी। और रास बिहारी बोस जो थे ये आपको कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाते हैं। ये कांग्रेस का प्रथम विभाजन भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, कांग्रेस का प्रथम विभाजन के नाम से भी इसे हम सब जानते हैं। और 1907 ईस्वी में आपको सूरत जो कि
आपको सूरत से और कुछ सूरत से बता दूं, सूरत जो है हीरा नगरी के नाम से भी, और हीरे का जो कटिंग का काम किया जाता है, हीरा को चमकाने और हीरा को तराशने का काम सूरत में ही किया जाता है। सूरत ताप्ती नदी के तट पर है, ताप्ती नदी के तट पर, और यूपी बिहार के बहुत ज्यादा लोग यहाँ नौकरी करने जाते हैं। कल कारखाना साड़ी के लिए सूरत की साड़ी बड़ा प्रसिद्ध है, ठीक ना। चित्रकूट जलाशय स्थित है, तो चित्रकूट जलाशय कहाँ है तब बताइएगा। ये आपको छत्तीसगढ़ के आपको बस्तर जिला में स्थित है। किस नदी पर स्थित है ये भी आपको प्रश्न परीक्षाओं में पूछा गया है कि कौन सी नदी पर स्थित है, तो इरावदी, ठीक ना। किस नदी पर है तब आप बताइएगा कि इरावती नदी पर, इरावती बोल दिया हूं क्या, इरावती नदी पर है। इसे भारत का नियाग्रा बोलते हैं, नियाग्रा, भारत का नियाग्रा किसे बोला जाता है, तो चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है, ठीक। चलिए, निम्न में से कहां लिग्नाइट के प्रमुख भंडार नहीं है। अच्छा, ये आपको कहां नहीं है लिग्नाइट, तो 2018 में आपको भारत के खनिज सर्वेक्षण के द्वारा लिग्नाइट जो है ये बताया गया था कि झारखंड में लिग्नाइट नहीं है। बाकी आपको गुजरात, पश्चिम बंगाल, पुदुचेरी, इन सभी जगहों पे लिग्नाइट होने के प्रमाण दिए गए थे, लेकिन आपको पश्चिम बंगाल में, गुजरात में, ठीक ना, जम्मू कश्मीर में, राजस्थान में, ये जम्मू कश्मीर, राजस्थान, इन सभी जगहों पे कहा गया था, लेकिन झारखंड में कहा गया कि लिग्नाइट नहीं है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, गुप्त स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था, तो गुप्त काल में सर्वाधिक सोने के मुद्रा कब जारी किया गया, तो गुप्त काल में सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा, आपको स्वर्ण मुद्रा गुप्त काल में जारी किया गया, और स्वर्ण मुद्राओं को दिनार कहा जाता था, जबकि चांदी के मुद्रा को क्या कहा जाता था, तो रूपक। आपको चांदी की मुद्रा को रूपक के नाम से, चांदी के मुद्रा को कहा जाता था रूपक, ठीक ना, जबकि आपको जो है स्वर्ण मुद्राओं को दिनार कहा जाता था। निम्न में से विषाणु जनित रोग कौन नहीं है। अच्छा, कौन नहीं है विषाणु जनित रोग, इनमें से कौन सा नहीं है, कोई बताएगा? कोई बताएगा? अरे भैया, विषाणु जनित रोग नहीं है, कौन सा नहीं है? टीबी नहीं है यार, बाकी खसरा, रेबीज, पोलियो, आपको हेपेटाइटिस, आपको जो है मेनिंजाइटिस, आपको इन्फ्लुएंजा, कोरोना, चेचक, ये सब जो है एक तो डेंगू ज्वार नाम सुने होंगे, डेंगू ज्वार, ये भी आपको कोरोना, ये आपको विषाणु से ही है। एड्स भी है, ठीक ना, एड्स भी है, डेंगू ज्वार, कोरोना, कोरोना होता है ना, कोरोना। आपको और क्या, तो आपको जो है चेचक, इन्फ्लेटाइटिस, ये सब के सब जो है, मेनिंजाइटिस, सब बीमारी जो है ये विषाणु जनित है, बाकी 6 रोग विषाणु जनित नहीं है। नेक्स्ट देखो, ये आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए आया है। तो हीरा आपको कार्बन का अपरूप जाना जाता है, कार्बन के 2 अपरूप, ठीक ना, एक आपको हीरा और दूसरा ग्रेफाइट। अब संगमरमर किससे बनता है, तो सिलिकॉन, आपको जो है ये कैल्शियम CaCO3, आपको कैल्शियम से, आपको चूना पत्थर से संगमरमर का निर्माण होता है, बालू सिलिका से होता है, और मोती का निर्माण एल्युमिनियम से होता है। इस तरह 4 1 2 3, 4 1 2 3, ऑप्शन संख्या 4 इज योर राइट आंसर। 4 जो है ये बिल्कुल आपका सही जवाब हुआ, आप सबने बिल्कुल सही तरीके से जवाब दिया। बहुत लोगों का गलत भी मैं देख रहा हूं, मैं कमेंट को देखूंगा नहीं और बोलूंगा भी नहीं आप सबको, ठीक ना।
नेक्स्ट देखिए, आइए लेखपाल, आपको शानदार तरीके से लेखपाल की पुस्तक ग्राम विकास मेरे द्वारा शानदार तरीके से लिखी गई है, आप इसे पढ़िए और चीजें भी देखिए कि किस तरह से आपको प्रश्न दिए गए हैं। नेक्स्ट, प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको न्यूटन के गति का तीसरा नियम, न्यूटन के गति का तीसरा नियम है, गति का तीसरा नियम इसे कहा जाता है, प्रत्येक क्रिया के विपरीत समान प्रतिक्रिया होती है, ठीक ना। तब आप बताइए ये किसने दिया था, तो न्यूटन ने दिया था। ये क्रिया प्रतिक्रिया, जैसे गोली चलती है, हम लोग गोली चलाते हैं, गोली तो निकली लेकिन हाथ को झटका देता है। जैसे नाव पर बैठते हैं, नाव पर जैसे ही बैठते हैं और हम लोग नाव से उतरने लगते हैं, जब उतरने के लिए आगे की ओर झुकते हैं तो पीछे की ओर नाव धक्का देता है ना, तो इसे ही हम क्रिया प्रतिक्रिया। या जब कुआं से पानी खींचते हैं कुआं से, तो पानी जब खींचने लगते हैं और पीछे से मान लो रस्सी टूट जाए तो क्या होता है, हम लोग पीछे फेंका जाते हैं और बाल्टी धड़ाम से नीचे कुआं में चला जाता है। तो ये सारी चीजें आपको जो है न्यूटन के तीसरे नियम में ही देखने को मिलता है। नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग प्रायः कारक है, तो नाभिकीय ऊर्जा मजा तो देता है लेकिन यह आपको आजकल उष्मीय प्रदूषण के अंतर्गत भी नाभिकीय ऊर्जा आ गया है, ठीक ना। देखिए एक संस्कृत में एक श्लोक सुना देता हूं कि अति रूपेण वै सीता अति गर्वेण रावण अति दानाद बलिवर्धो अति सर्वत्र वर्जित। जब भी हम किसी भी चीज का जब अति कर देंगे, जैसे कहे ना कबीरदास जी, अति का भला न बोलना, अति का भला न चुप, अति का भला न बरसना, अति का भला न धूप, ठीक। तो ये अति हम लोग करते जा रहे हैं और जैसे जैसे पर्यावरण के साथ हम लोग मजाकबाजी करेंगे, देखिए हम लोग जब तक मजाक करते हैं तब तक तो बड़ा मजा आता है, हम लोग नई नई बिल्डिंगें, नई नई एकदम खूब जबरदस्त चीजें एकदम देख रहे हैं, उत्तराखंड में एकदम महल बना देते हैं, लेकिन कई बार ऐसे डमरू हिलाते हैं शंकर जी, सब एकदम धाए से नीचे आ जाते हैं, आते हैं ना, और कहते हैं हम क्या, भूस्खलन हो गया, त्रासदी आ गई, बादल फट गया। अरे ससुरा, जगह किसके लिए है, वहां प्रकृति के लिए है, वहां जाके रण निवास बना लिए हैं हम लोग, ठीक। तो रण निवास बनाओगे तो लो राजा मजा, तो मजा तो प्रकृति फिर सजा देती है। आइए जो भी है, नेक्स्ट देखिए, जीएसटी किस तरह का कर है। जीएसटी ये एक अप्रत्यक्ष कर है, ठीक ना, किस तरह का। और जीएसटी भारत में आपको 1 जुलाई 2017 से आपको शुरू हुआ है भारत में जीएसटी। जीएसटी वैसे पूरी दुनिया में पहली बार फ्रांस में शुरू हुआ था और भारत का असम राज्य जो है ये जीएसटी को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, असम है, जिसने जीएसटी को आपको लागू किया था, ठीक ना। ये आपको जो है प्रमुख बातें हम सब ने देखा। असम, ये फ्रांस 1954 में लागू कर दिया था जीएसटी, ठीक। नेक्स्ट, मृदा, मुद्रा एवं वित्तीय मामलों में सरकार का वित्तीय अभिकर्ता एवं सलाहकार कौन होता है। तो देख भैया, ये सारा मौद्रिक नीति का निर्धारण है, टोटल चीजें आरबीआई के द्वारा किया जाता है। आरबीआई को बैंकों का बैंक अर्थात बैंकर ऑफ द बैंक्स के नाम से भी जाना जाता है। जितना रेगुलेटरी फॉर्म में है, धन के निर्गमन निष्कासन, सेबी में कितना रुपया कौन निवेश कर रहा है, शेयर मार्केट होता है ना, आप में इसमें कहां से निवेश हो रहा है, कौन भेज रहा है, सारी चीजों पे पैनी नजर आरबीआई लगाए रहती है कि कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है, क्या हो रहा है, ये सब काम आरबीआई का है, ठीक ना। किसका, आरबीआई का है, ठीक। आइए हम लोग आगे देखते हैं ये प्रमुख बातों को। ये देखिए आपके सामने सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित किया गया है और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से उत्तर चुनने को भी कहा गया है। तब आइए, रबड़ के उत्पादन में केरल पहले स्थान पर है, गन्ना के उत्पादन में उत्तर प्रदेश है, चाय में असम है, तो जूट में आपको जो है
पश्चिम बंगाल है। तो इस तरह से आपको जो है पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का दूसरा और चौथे का पहला। 4 3 2 1, 4 3 2 1, ऑप्शन संख्या 1 इज योर राइट आंसर। पहला जो सवाल है ये बिल्कुल सही जवाब आप सबके सामने हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न, एक कालिदास सम्मान किस क्षेत्र के योगदान हेतु दिया जाता है? तो कला के क्षेत्र में योगदान के लिए कालिदास सम्मान दिया जाता है। किसके लिए? कला के क्षेत्र में। और कौन देता है? तो मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा यह आपको कालिदास सम्मान योजना प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? तो 1980 ईस्वी में इस योजना की शुरुआत हुई थी। कब? 1980 ईस्वी में इस योजना की शुरुआत आपको मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया था। ठीक है ना? तो आइए अगले प्रश्न के ओर चलते हैं हम लोग। ये रहा हमारे सामने, निम्न में से कौन से युग्म सुमिलित है? अच्छा, एटॉर्नी एंड क्लियोपेट्रा, कार्ल मार्क्स, दास कैपिटल तो सही है, नेम सेक भी सही है। ठीक ना? नेम सेक भी ये बिल्कुल सही आपको मिलेगा। और आपको जो है युग्म सुमिलित है कार्ल मार्क्स, विलियम शेक्सपियर भी एकदम बिल्कुल सही जवाब है। विलियम शेक्सपियर भी आपको जो है एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा की कहानी आपको इनके 12th नाइट, मैकबेथ, हैमलेट, इनके द्वारा जो है आपको जो है कई महत्वपूर्ण, क्लियोपेट्रा मैंने पढ़ा है, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा नहीं, एक क्लियोपेट्रा का उपन्यास मैंने पढ़ा है। ठीक ना? यूनान की राजकुमारी रहती है, गजब की सुंदर रहती है भैया। ठीक ना? और इसको क्या कहा गया है जानते हो? ये अपने ये जो क्लियोपेट्रा है, ये एंटोनी जो है, एंटोनी ये जूलियस सीजर का जो है सेनापति है। इसके जाल में अंत में आपको जो है इसको भी डस लेती है, जूलियस सीजर को भी अपने चंगुल में ले लेती है। हार्मिसस का नाम सुने होंगे, हार्मिसस की कहानी है क्लियोपेट्रा में, एकदम जबरदस्त। इसको नागिन का कहते हैं, किताब लिखा है जीवित नागिन, जो जिसको डस लेती हो पानी तक नहीं मांगता। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? वेल्थ ऑफ नेशन ये आपको एडम स्मिथ के द्वारा लिखा गया है। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहते हैं। अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। ठीक ना? ये अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ साहब कहलाते हैं। ठीक, वेल्थ ऑफ नेशन। साथ साथ ही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के हिमायती थे। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के ये समर्थक थे। जबकि मैंने पढ़ाया था कि आपको समाजवादी अर्थव्यवस्था के जो थे वो कार्ल मार्क्स को माना जाता है। कार्ल मार्क्स, ठीक ना? जिनके पुस्तक दास कैपिटल थी, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो थी, ये सारी बातें। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा गर्म जलधारा है? अच्छा भैया, गर्म जलधारा इसमें से कनारे, लिब्राडोर तो ठंडे जलधारा है। आपको ब्राजील की जलधारा जो है ये गर्म प्रकार की जलधारा मानी जाती है। कौन सी? ब्राजील की जलधारा। जबकि फोकलैंड की जलधारा भी ठंडी जलधारा है और कनारी जलधारा भी ये ठंडे प्रकार के जलधारा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी राज्य के राज्यपाल को क्षमा शक्ति प्रदान करता है? तब आप क्या जवाब देंगे? ये आपको 151, 162, 161 या आपको 168 किसमें आपको राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति दी गई है? तब बताइएगा कि 161 में राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति है। जबकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 में किसे दिया गया है? तो राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति दी गई है। यहाँ तक राष्ट्रपति को मृत्यु दंड को भी क्षमा करने की शक्ति है, लेकिन आपको राज्यपाल को मृत्यु दंड को क्षमा करने की शक्ति नहीं है। ये बातें आप सब भली भांति याद कर लीजिए, समझ लीजिए, जान लीजिए। ठीक ना गुरु? एकदम से गलतियां बिल्कुल किसी की गलतियां बिल्कुल करिएगा ही नहीं।
नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अच्छा, मत्स्य विराटनगर सही है, वत्स कौशाम्बी सही है। ये कौशल का अहिच्छन्न नहीं होगा बच्चा, कौशल का श्रावस्ती होगा, श्रावस्ती होगा या अयोध्या होगा, ठीक ना? अयोध्या आपको देखना होगा, अयोध्या। चंपा अंग सही है। ये आपको जो है कि 16 महाजनपद थे, 16 महाजनपदों का उल्लेख अंगुत्तर निकाय में मिलता है, अंगुत्तर निकाय। ये बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों के जानकारी प्राप्त होती है। निम्न में से कौन जिंदा पीर के नाम से, अरे भैया जिंदा पीर के नाम से औरंगजेब को जानते हैं। जिंदा पीर क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये 5 जुआर की नमाज अदा करना बिल्कुल भूलता नहीं था और दारुल उल हर्ब से यानी काफिरों के देश से या दारुल उल इस्लाम यानी मुसलमानों का देश बनाना चाहता था। ऐसी बातें किताबों में लिखी गई है। बहादुर शाह प्रथम को शाहे बेखबर के नाम से, शाहे बेखबर के नाम से आपको जाना जाता है, जबकि शाह आलम द्वितीय ये आपको किस नाम से? शाह आलम द्वितीय, मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक ना? शाहे बेखबर बहादुर शाह प्रथम को शाहे बेखबर के नाम से जाना जाता है। एक मोहम्मद शाह पीछे बताए कि मोहम्मद शाह को रंगीला के नाम से, मोहम्मद शाह रंगीला उसका नाम ही रहता है, ठीक ना? मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से वह जाना ही जाता है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अच्छा, ये आपको लाहौर प्रस्ताव फजहुल उल हक के द्वारा, फज उल हक के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, बिल्कुल सही है। मीरपुर रिपोर्ट राजा मोहम्मद मेहंदी ने सौंपी थी। जनता योजना, यही गलत है भैया। जनता योजना की जगह में आचार्य विनोबा भावे द्वारा भूदान आंदोलन, भूदान आंदोलन ये आचार्य विनोबा भावे के द्वारा आपको शुरू किया जाता है, ठीक ना? भूदान आंदोलन ये आचार्य विनोबा भावे, और ये प्रथम गांधी जी के व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही भी आचार्य विनोबा भावे ही हैं। साथ साथ रमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय भी आपको यही माने जाते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये हमारी संस्था की ओर से शानदार आपको हिंदी मिलेगी और जबरदस्त तरीके से आप सबको मजा भी देगा। पढ़ेंगे तब इसका आपको आनंद देखने को आएगा कि क्या गजब की चीजें आपको दी जा रही है, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट आइए अगले चीजों में। थेरुथाने बांध किस पर है? थेरुथाने बांध जो है पेरियार नदी पर है। किस पर? थेरुथाने बांध पेरियार नदी पर केरल में है, ठीक ना। पश्चिमी घाट में थेरुथाने बांध आपको जो है पेरियार नदी पर स्थित है। ये चीजें आप सब थेरुथाने पेरियार, ठीक। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तब आपको सोना के लिए कोलार एकदम बिल्कुल है। आपको झरिया कोयला के लिए, लौह अयस्क के लिए गुंटूर नहीं है। गुंटूर किसके लिए है? तो तंबाकू के लिए। तंबाकू अनुसंधान संस्थान जो है टोबैको रिसर्च सेंटर और सिगरेट रिसर्च सेंटर भी आपको गुंटूर जिले में आंध्र प्रदेश के गुंटूर में ही है। साथ ही साथ गुंटूर मिर्चा के उत्पादन के लिए भी संपूर्ण भारत में जाना जाता है, ठीक ना। मिर्चा सबसे अधिक, मिर्च जिसे बोलते हैं, मिर्च के उत्पादन के लिए गुंटूर सबसे अधिक प्रसिद्ध माना जाता है। नेक्स्ट चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित कौन सा नहीं है? बैकाल होता है, बैकाल। मलावी, ये आपको मलावी नहीं है, ठीक ना। मलावी अफ्रीका में है, जबकि सागर यूरेशिया और एशिया में है। तंजानिका या टंगानिका, इसे तंजानिया बोलते हैं। तंजानिया या टंगानिका अफ्रीका में, मलावी आपको कहाँ है? तो ये अफ्रीका में है, एशिया में नहीं है, ठीक। तो इस तरह से
आप सब देखिए, ये प्रश्न आपको जो है पीसीएस में पूछा था। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का जनघनत्व न्यूनतम है? तब आपको अंडमान निकोबार का सबसे न्यूनतम जनघनत्व माना गया है। किसका? अंडमान निकोबार का जनघनत्व सबसे न्यूनतम बताया गया है। और इसका जनघनत्व कितना है तब आप क्या बताएंगे? तो 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 46 व्यक्ति। और सबसे अधिक पूछेगा तब नई दिल्ली, नई दिल्ली ये सबसे अधिक जनघनत्व में सबसे अधिक नई दिल्ली आपको आता है। और नई दिल्ली में जनघनत्व कितना है? तो 11,320। कितना? 11,320 आपको प्रति वर्ग, यानी 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ नई दिल्ली में निवास करते हैं। दिल्ली के बाद आपको चंडीगढ़ दूसरे नंबर पे आपको आता है, लेकिन न्यूनतम आपको, और ये सर्वाधिक कर लेना, ठीक ना, सर्वाधिक जनघनत्व यहाँ पे। वैसे जब राज्यों में बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश, वहां पे आपको 17 व्यक्ति अरुणाचल प्रदेश प्रति वर्ग किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश में, ठीक ना। और आपको 1106 ये आपको कहाँ? तो बिहार में है। और जबकि 1028 की बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल में, यानी बंगाल में आपको 1028 जनघनत्व आपको मिलेगा या देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखो, वर्तमान वृद्धि दर के अनुसार भारत की शहरी आबादी 2030 तक कितना अनुमान पहुंचना? अरे भैया 2030 तक आपको कितना पहुंचने का अनुमान है? तो 575 मिलियन आपको पहुंचने का अनुमान है, ठीक ना, 575 मिलियन। नेक्स्ट देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का जनघनत्व न्यूनतम है? तब फिर अच्छा एक बार फिर प्रश्न आ गया है, तब बताइए कि यह अंडमान निकोबार का ही है। और आपको कितना है? 46 है, ठीक ना, 46 सबसे आपको कम है। तब तक अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, हम लोग पानी पीते हैं, आप लोग आगे प्रश्न करिए। किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात? अच्छा एक मिनट कुछ, अरे यार जनघनत्व पूछ लिया है, लिंगानुपात, हाँ चलो ठीक है। लिंगानुपात सबसे कम कहाँ का है? ये प्रश्न भी ये देखो, एकदम फंसाने के लिए लिंगानुपात आप सबसे पूछा कि सबसे कम लिंगानुपात आपको किस राज्य का है या किस केंद्र शासित प्रदेश का है, तब बताइएगा दमन दीव का सबसे कम है। दमन दीव, अब तो दमन दीव को दादर नगर हवेली में मिला लिया गया है। अब आपको देखते हैं अगला कौन आएगा, और सबसे अधिक पूछेगा तब बताना पुदुचेरी का। पुदुचेरी जो है इसका सबसे अधिक है, 1037 शायद है, देख लेना आंकड़ा थोड़ा सा दिमाग में। सबसे अधिक 1037 जो है ये आपको देखने को मिलेगा। देखो भाई, आदमी इंसान ही है, कोई गूगल नहीं है कि हर चीज का तुरंत से मतलब दिमाग में बना ही हुआ है, कभी कभी फिसल जाता है, चीजों को चेक जरूर करना चाहिए। देखिए, धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधान सभा में आपको एक बार पारित कर दिया गया हो और विधान परिषद में कितने माह तक पड़ा रह सकता है? तो 3 माह से अधिक समय तक नहीं पड़ा रह सकता है, 3 माह से अधिक समय तक नहीं पड़ा रह सकता, और वह पुनः वापस आ जाता है 3 माह के बाद। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न के ओर आते हैं। अगला प्रश्न हमारे आपके सामने है, ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज, ठीक ना, नामांकन किस भारतीय सेना के सुझाव, सेना नहीं यार, सेनानी बोलो ना, सेनानी के सुझाव पर परिणाम था, सुझाव का परिणाम। अरे भैया M.K. गांधी जी राम राज्य की परिकल्पना और इसी के तहत अनुच्छेद 40 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ना,
राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आपको अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन की बातें की गई हैं। किसमें? आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों की बातें की गई हैं। और ग्राम पंचायतों का अर्थ है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जाना, यानी सत्ता एक हाथ में न होकर बल्कि इसे विकेंद्रीकृत कर दिया जाए और अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीजों को कर दिया जाए, ठीक ना। और इसी के बाद से आपको 1957 ईस्वी में आपको बलवंत राय मेहता समिति BR मेहता, ठीक ना, BR मेहता समिति की सिफारिश पर सत्ता का विकेंद्रीकरण कर दिया गया और सत्ता त्रिस्तरीय कर दिया गया। ग्राम पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय बना दिया गया, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, लाभ मात्रा अनुपात में सुधार निम्नलिखित के द्वारा किया जा सकता है, यानी किसके द्वारा आपको सुधार किया जा सकता है। तब इस प्रश्न का आप लोग जवाब दीजिएगा कि बिक्री कीमत में वृद्धि। अच्छा, बिक्री कीमत में वृद्धि। नेक्स्ट ऐसे, ठीक ना। तब तो आप लोग देखेंगे बिक्री मिश्रण में को बदलना बिल्कुल सही है। परिवर्तनशीलता को कम करना ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक ना। उपयुक्त जो है ये सभी आपको बिल्कुल सही जवाब हुआ। नेक्स्ट देखिए, ये हमारे संस्था की ओर से शानदार तरीके से आपको लिखा गया है और इसे आप परचेज कर सकते हैं और आपके लिए काफी लाभकारी भी होगा, ठीक ना। इसमें व्याख्या मैंने जबरदस्त तरीके से व्याख्या डाली है और आप सबके लिए कुछ कीवर्ड भी डाला गया है। आप उस कीवर्ड को जरूर देखिए और पढ़िए, ठीक ना। देखिए, निम्नलिखित में से किसको गरीबी का सामाजिक सूचक नहीं समझा जाता? गरीबी का सामाजिक सूचक, अच्छा, परिवहन के साधनों की संख्या को और साक्षरता को, स्वास्थ्य में देख तक पहुंच की कमी को, रोजगार के अवसरों के कमी को किसको नहीं समझा जाता बच्चा? तो परिवहन के साधनों की संख्या को नहीं समझा जाता। मेरे समझ से तो यही होगा। एक बार आप सब भी, ये सब थोड़े से इकोनॉमिक्स के प्रश्न है और डाटा बेसिस प्रश्न है, ठीक ना। तो ये बिल्कुल कॉमन सेंस के प्रश्न है कि गरीबी का सामाजिक सूचक नहीं है तो वह है परिवहन के साधनों का कम संख्या होना, ये नहीं है। लेकिन निरक्षरता तो है, स्वास्थ्य भी बिल्कुल है और रोजगार भी बिल्कुल है। परिवहन, संचार, वाणिज्य किसके अंतर्गत आते हैं? तो परिवहन, संचार, वाणिज्य किसके अंतर? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। तो तृतीयक गतिविधि के अंतर्गत आते हैं। प्राथमिक गतिविधि के अंतर्गत कृषि आता है, पशुपालन आता है, ठीक ना, मत्स्य पालन आता है, मत्स्य पालन आता है। इसके अंतर्गत आपको खनिज आते हैं, जितने हैं, खादान उदान, खनिज मत कहो, खादान कहो, ठीक ना, खादान, ये सब इसके अंतर्गत। इसके द्वितीयक के अंतर्गत आपको जो है रेस्टोरेंट जो है, ये सारी चीजें, उद्योग धंधे, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक। और तृतीयक के अंतर्गत आपको गतिविधियों में संचार, परिवहन, वाणिज्य, ये सब तृतीयक आते हैं। आयकर है, आयकर, अच्छा, आयात कर। आयात कर से क्या होगा? तो व्यापार की मात्रा को बढ़ाता है आयात कर, और व्यापार की मात्रा को घटाता है। अगर टैक्स लगा दिया जाए और इसके व्यापार की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं होता है। ये आपको बिल्कुल, ये इस प्रश्न का जवाब जो होगा कि इसका व्यापार की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं होता है, क्या होगा भाई? इसका जवाब 80 में आपको क्या होगा? तब भैया, ये आयात कर क्या होता है? व्यापार की मात्रा को तो बढ़ाता है। बड़ा कठिन प्रश्न है भाई, ये क्या होगा भाई? मेरे समझ से तो व्यापार की मात्रा को घटाता है। ये मेरे समझ से ये व्यापार की मात्रा को घटाता है, यही होना चाहिए। आयात कर पे टैक्स लगा दोगे तो भैया जाहिर सी बात है व्यापार की मात्रा को कमी करेगा, ठीक। भारतीय रुपए को चालू खाते में
पूर्ण परिवर्तित बनाया गया। कब? तो 1996 ईस्वी में। ये गांधी वाला नोटवा जो देखते हैं ना हम लोग, ये गांधी वाला नोट जो है ये पूर्णतः इसी समय चालू होता है। पूर्णतः परिवर्तनीय कब बनाया गया? तो 1996 ईस्वी में बनाया गया। शुद्ध निर्यात किसके बराबर होता है? तो शुद्ध निर्यात मतलब जितना आया और जितना गया, निर्यात माइनस आयात बराबर शुद्ध निर्यात होगा। और क्या? शुद्ध निर्यात में आपको जो है कि निर्यात माइनस आयात बराबर, यानी जितना हम मंगा रहे हैं और जितना दे रहे हैं इसका निकाल लोगे तो शुद्ध निर्यात आपको आ जाएगा कि कितना लाभ में है कि हानि में है, सारी चीजें पता चल जाएगी। आयात का मतलब अ से आगमन आयात किए, न से निर्यात किए, ठीक ना। वैसे एक मिनट, ये वाला प्रश्न में पड़ेगा यार, घटेगा, टैक्स लगेगा तो घटेगा, ठीक है आपको, बिल्कुल। नेक्स्ट अगले प्रश्न में देखिए, वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक किसे कहते हैं? तो वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक जो है ये हेनरी फ्यूल को, एल्टन मायो को, चेस्टन बर्नार्ड को, एफ.डब्ल्यू. टेलर को किसे कहा जाता है? तब आप बताइएगा कि इसका जनक जो है एफ.डब्ल्यू. टेलर जो है ये वैज्ञानिक प्रबंधन के आपको जनक कहे जाते हैं। लेकिन जब पूछे कि मार्केटिंग, ये भी प्रश्न पूछ लिया है, मार्केटिंग प्रबंधन के जनक किसे, यानी मार्केटिंग मैनेजमेंट के जनक किसे? तो फिलिप कोटलर का नाम सुने होंगे। फिलिप कोटलर जो है ये मार्केटिंग मैनेजमेंट के जनक कहे जाते हैं, ठीक। फिलिप कोटलर मार्केटिंग मैनेजमेंट के जनक कौन? फिलिप कोटलर। फिलिप कोटलर ये माने जाते। नेक्स्ट देखिए, ध्वनि की प्रबलता निम्न में से किसमें मापी जाती है? तो ध्वनि की प्रबलता जो है ये आपको किसमें मापी जाएगी? तब आप बताइएगा ध्वनि की प्रबलता आयाम में मापी जाती है। किसमें? आयाम में मापी जाती है। जबकि ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? तब आप डेसिबल में। ध्वनि की तीव्रता किसमें? डेसिबल में। डेसिबल में ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये हमारा निम्न में से किसके लिए माध्यम आवश्यक नहीं है? ये प्रश्न अभी हाल ही में हम लोग यूपी पीसीएस का पेपर दिए थे, यूपीएससी में ये प्रश्न 2021 में ये प्रश्न पूछा गया था कि किसमें आपको, विकिरण में, संवहन में, चालन में, या इनमें से कोई नहीं। तो विकिरण में आपको जो है कि किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक ना। इसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। नेक्स्ट, इनमें मूलभूत कण कौन सा है? मूलभूत कण कौन सा है? तो आपको जो है बोसान, हिग्स बोसान एक कण होता है। इसमें न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, पाई, मेसन, या आपको क्वार्क क्या लिखे हैं, क्वार्क आपको जो लिखे हैं तो क्वार्क ही शायद, क्वार्क, ठीक ना, क्वार्क ही ये आपको मूल तत्व क्वार्क होता है, ये आपको मूल तत्व माना जाता है। हिग्स बोसान दुनिया का सबसे छोटा, जिसे गॉड पार्टिकल भी कहकर संबोधित किया गया है। नाभिक के आकार की कोटि क्या होती है? तो 1 × 10 के पावर आपको 15 जो है -15 मीटर, यही नाभिक की आकृति होती है, ठीक ना। नेक्स्ट, ये निम्न में से कौन से कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करता है? तो कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण आपको कांच का रंग जो है गहरे नीले रंग का हो जाता है। किसके कारण? कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण आपको कांच का रंग गहरा नीला हो जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, आइए ये सब प्रश्न आप सबको कराया हूं, जल्दी से फटाफट करते चलिए। निम्न में से कौन सा एक विटामिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में बनता है? तब विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। आप सबको रिकेट्स विटामिन डी की कमी से आपको रोग होता है। नेक्स्ट अगले प्रश्न के ओर चलते हैं, आइए अगले प्रश्न को देखते हैं, ठीक ना।
तो इस तरह से हम लोग शानदार तरीके से देख रहे थे। आइए अगले प्रश्न के ओर चलते हैं। नीचे वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें एक को अभिकथन एवं एक को कथन के रूप में, आपको आर को कारण के रूप में दिया गया। जीव मंडल एक खुला तंत्र का उदाहरण है। बिल्कुल, जीव मंडल में पदार्थ के प्रारंभिक निवेश के बाद पुनः नए पदार्थों का निवेश नहीं हो सकता, परंतु ऊर्जा के निवेश एवं बाहिर्गमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। आपको जो है कि इसमें आपको कूट ए को कूट बी के साथ मिलान करना है। क्या सही है भाई? जीव मंडल एक खुला तंत्र, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक ना। जीव मंडल एक बिल्कुल खुला तंत्र होता है, ये बिल्कुल सही है। अब इसमें आपको जो है कि जीव मंडल में पदार्थ के प्रारंभिक निवेश के बाद पुनः नए पदार्थों का निवेश, अरे ऐसा नहीं है भाई, नए पदार्थों कभी भी कोई आ जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं। तो ये सही है, परंतु आर जो है ये बिल्कुल गलत है, ठीक। तो इस कथन का ये जवाब हुआ। नेक्स्ट देखिए, भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए प्रोजेक्ट एलिफेंटा से संबंधित, ये प्रोजेक्ट एलिफेंटा आपको कब शुरू किया गया था? तो 1991-92 ईस्वी में झारखंड के सिंहभूम जिले से इसकी शुरुआत की गई थी। यह मानव और आपको हाथी के बीच टकराव की समस्या पर काम करता है। हाँ भाई, एकदम बिल्कुल सही तरीके से। यह केवल जंगली हाथियों के कल्याण पर केंद्रित नहीं, ये जंगली और जो लोग जो आजकल हाथी होती पाल रखे हैं और इस सब पर भी काम करता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि कथन कौन सा गलत है, तब आपको कथन जो है सी बिल्कुल गलत है, ये आप देखिए। नेक्स्ट देखिए, भारत सरकार ने नॉर्वे सरकार के साथ मिलकर एक जैव विविधता नीति एवं कानून के लिए केंद्र स्थापना की है। ये केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है भारत सरकार के द्वारा? तब आप बताइए कि चेन्नई में यह केंद्र स्थापित किया गया है। कहाँ? चेन्नई में यह केंद्र स्थापित किया गया है नॉर्वे सरकार के साथ मिलकर। उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? तो नॉलेज पार्क आपको ग्रेटर नोएडा में नॉलेज पार्क स्थित है। कहाँ? ग्रेटर नोएडा में आपको नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा में स्थित है, ठीक ना। आपको इसके साथ साथ लखनऊ में कौन सा पार्क है? आईटी पार्क, ठीक। आईटी पार्क नोएडा में ही है, नोएडा आईटी पार्क, ये आपको नोएडा में ही आईटी पार्क है। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान है? तब ये 1000 बार प्रश्न आपके परीक्षाओं में आप सबसे पूछे गए हैं, तब आप जवाब दीजिएगा कि ये भारतीय अनुसंधान लक्ष्य आपको जो है सब्जी अनुसंधान संस्थान जो है ये आपको बनारस में है। कहाँ पे? वाराणसी में आपको सब्जी अनुसंधान संस्थान बनारस में है। जबकि लखनऊ में विष अनुसंधान संस्थान है। विष अनुसंधान संस्थान जो है संस्थान ये कहाँ है? तब ये लखनऊ में आपको स्थित है, ठीक। चर्म रोग से अनुसंधान संस्थान ये कहाँ है? तब बताइएगा आगरा में है, ठीक। चलिए नेक्स्ट, ये आपको उत्तर प्रदेश लेखपाल से संबंधित महत्वपूर्ण मैथमेटिक्स की सीरीज है और ये शानदार तरीके से आपको मिलेगी, ठीक ना। तो इस तरह से आप सबने देखा। अगले प्रश्न की ओर आइए। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करिए तथा नीचे दिए गए कूट का जवाब दीजिए। अब एक तरफ उत्तर प्रदेश से प्रसिद्ध जो है शिल्पकला और ये सबसे संबंधित है, ठीक ना। काले मिट्टी के बर्तन, काले मिट्टी के बर्तन कौन सा स्थान प्रसिद्ध माना जाता है? तब निजामाबाद जो है ये काले बर्तन की मिट्टी के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। और चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए खुर्जा नाम सुने होंगे, ठीक ना। जब दिल्ली जाने लगिए तो खुर्जा आपको बीच रास्ते में ही पड़ता है। और एक मिर्जापुर का चुनार क्षेत्र भी आपको चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। पीतल के लिए मुरादाबाद प्रसिद्ध है और शीशे के लिए फिरोजाबाद। चूड़ी उड़ी जितना चीजें हैं ये फिरोजाबाद से आपको मिलती है। तो इस तरह 4, 2, 1, 3 ऑप्शन संख्या आपको कौन सा है? तो 2 इज योर राइट आंसर मिलेगा। 2 जो है ये बिल्कुल आपको सही जवाब इसका होगा, ठीक ना।
चलिए नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम कहाँ है? तो चर्म विकास एवं विपणन निगम ये आपको आगरा में है। ठीक, आगरा में आपको यह स्थित है। चलिए नेक्स्ट आइए, अगले आपको जो है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करिए। यानी एक तरफ राज्य है, दूसरे तरफ कब अस्तित्व में आया। तो आप जो है झारखंड 2000 ईस्वी में आया, तेलंगाना आपको 2014 ईस्वी में आया, सिक्किम जो है 1975 में आया और नागालैंड जो है 1963 ईस्वी में नागालैंड अस्तित्व में आया। इस तरह 2, 1, 4, 3 ऑप्शन संख्या आपको 2A और राइट आंसर होगा। 2 जो है ये बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक ना, 2 बिल्कुल सही जवाब। चलिए आगे आइए, आपको निम्नलिखित में से किसने अपने पहले टेस्ट में शतक नहीं लगाया? यानी कौन सा भारतीय बल्लेबाज है जो अपने इस ऑप्शन के अनुसार, तो अपने डेब्यू मैच में सौरभ गांगुली ने भी शतक लगाया था, वीरेंद्र सहवाग ने भी लगाया है, पृथ्वी शॉ के द्वारा भी लगाया गया, लेकिन सुनील गावस्कर ने नहीं लगाया है। सुनील गावस्कर को लिटिल मास्टर के नाम से भी जाना जाता है। साथ साथ ही इनकी एक पुस्तक है सनी डेज, उसमें इन्होंने अपने जीवन की आत्मकथा, मतलब जो क्रिकेट से संबंधित बातें हैं, सनी डेज में इन्होंने लिखा है। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर, निम्न में से कौन सा एक मानव पूंजी निर्माण पर प्रत्यक्ष कर का प्रभाव नहीं डालता? तो भैया प्रशिक्षण और शिक्षण सब डालता है, लेकिन सिंचाई का मानव जीवन के पूंजी पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। किसका? सिंचाई का। ठीक ना, तो इस तरह से आप सबने देखा। अगले प्रश्न में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इंदु प्रकाश, ये MG रानाडे ने एक तरफ समाचार पत्र है और दूसरे तरफ आपको जो है कि प्रकाशक या संपादक है। नेटिव ओपिनियन जो है ये BN मांडलिक के द्वारा प्रकाशित किया गया था। बॉम्बे क्रॉनिकल जो है गोपाल कृष्ण गोखले ने बॉम्बे क्रॉनिकल का नहीं किया था, बल्कि बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता के द्वारा आपको बॉम्बे क्रॉनिकल प्रकाशित किया गया था और इंडियन मिरर देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा प्रकाशित था। ठीक, तो नेक्स्ट ये हमारे मैथ के बिग बॉस प्रवीण सर जी हैं और आप बहुत जानदार पढ़ाते हैं। ठीक ना, आप इनके कोर्स को परचेज जरूर करिए। ठीक, और एक बार सीखिए मैथ्स लगाना। तो इस तरह से आपके प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त हुई। नमस्कार, आपका दिन मंगलमय हो। शानदार तरीके से आप सबने प्रश्नों की श्रृंखला को किया और आप सबका जवाब भी सराहनीय रहा। ठीक ना, तो आइए चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, कल मिलेंगे। जय हिंद, बाय बाय, धन्यवाद।